मैसेज करो सतपाल, ग्रुप में सभी को, जुड़े सभी लोग। Power on. Bluetooth mode. Line mode. आवाज मेरी पहुंच रही है? आवाज पहुंच रही है तो आवाज दीजिए। अगर आवाज पहुंच रही है तो बोलिए वहां से। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है? जी सर। चलिए शुरू करते हैं लेक्चर। आज बोर्ड बहुत लिमिट आपको दिखेगा क्योंकि आज मैं लैपटॉप यूज कर रहा हूँ। कहाँ से आवाज बज रही है? मैं दिख रहा हूँ बराबर? क्लियर है? ओके, चलिए तो ये देख लेते हैं कि कहाँ से कहाँ तक का हम कवर अप करेंगे। हम कहाँ से कहाँ तक, कौन है?
मैं जरा और टेबल देना एक तो वहां से रुको इसके ऊपर। संभाल के। मनीष पटेल। चलिए शुरू करते हैं। दे रहे हैं हम लेक्चर देर नहीं होगा। आज पता है गेस करिए क्या पढ़ सकते हैं आज हम। गेस करिए क्या पढ़ सकते हैं आज हम। तो बोर्ड की जरा स्ट्रेंथ देखते हैं। बोर्ड की स्ट्रेंथ क्या है। ये पूरा है, इधर जा रहा है बड़ा, यानी इधर से हमको लेकर आ रहा है नीचे यहाँ तक। ये अभी इधर आ रहा है। ऐसे कैसे खींच रहा है। नीचे कहाँ तक आ रहा है। यहाँ तक आ रहा है। और नीचे दिख रहा है। अब आ रहा है, नीचे दिख रहा है। मैसेज करो। और दिख रहा है नीचे। मुझे तो नहीं दिख रहा है भाई। ऑन करो माइक, माइक ऑन करके बोलो। नहीं, यहाँ तक, लाइन तक, लाइन जहां मैंने खींचा वहां तक। नहीं, बोलो यार, माइक ऑन करो। हाँ सर, थोड़ा आगे बढ़ा सकते हैं। और नीचे आ सकता है। नीचे नहीं, राइट साइड में बढ़ा सकते हो थोड़ा सा। ऊपर नहीं, नीचे की ब्रेथ बताओ। नीचे ये जहां मैं हाथ कर रहा हूँ यहाँ से नीचे वो जो आप नीचे लाइन की वो सही है। हाँ यहाँ सही सही है। है, अच्छा, सही यहाँ है। तक आ रहा है। हाँ चलो, यानी यहाँ तक हमको लेना है और ये यहाँ तक पूरा ले सकते हैं। ये हमको लेना है। चलो ओके। चलिए, तो सभी को राम राम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का सुविचार ले लेते हैं। सुविचार है, पहचान से मिला काम, पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, लेकिन काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। अगर आपको किसी ने पहचान, भाई इनको जरा काम दे देना, तो काम दे देना। अगर वैसे किसी ने काम दे दिया तो बहुत थोड़े समय के लिए रहता है, उसका जो समय है वह बहुत थोड़ा रहता है। बट वहीं अगर आपने खुद ने मेहनत करी है, अगर आपने खुद ने मेहनत करी है, तो वह मेहनत जो है ना, वह पूरा लाइफ टाइम बहुत लंबे समय तक रहता है, बहुत लंबे समय तक रहता है। तो आप अपनी पहचान अपने खुद से बनाइए, किसी की पहचान से अपना काम मत लीजिए। आप अपनी पहचान जब खुद बनाएंगे, अपने काम से अपनी पहचान बनाएंगे, तो वह हमेशा आपके लिए वो एसेट के रूप में काम करेगा। वो हमेशा वो आपके लिए खजाने के रूप काम करेगा। तो ऐसे खजाना बनाने की कोशिश करिए, खजाना बनाने की कोशिश करिए, मेहनत करिए, अपनी अपनी से अपनी पहचान बनाइए, किसी के पहचान से पहचान बनाइए। तो पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, बट काम से मिली पहचान हमेशा के लिए रहती है। तो हमेशा के लिए पहचान बनानी है। और हम सभी यह प्रण करते हैं, यह कोशिश करेंगे कि हमारी खुद की पहचान हो और हम उस पहचान से जाने जाए कि हम वो व्यक्ति हैं। चलिए, तो शुरू करते हैं। दिशा एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं संतोष सर आपके बीच
इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप, क्षति, अक्षमता एवं दिव्यांगता तथा उसके मॉडल मैं लेके आया हूँ। इंक्लूसिव एजुकेशन का पार्ट चल रहा है, तो यहाँ पे क्षति, अक्षमता, विकलांगता के बारे में थोड़ी जाननी थी। यहाँ पे जो लोग हैं वो जानते हैं, बट थोड़े बहुत और जो है हम उस पर रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि ये पार्ट है तो हमको खत्म करना है। ये पार्ट उससे लगा हुआ है तो उसको हमको फिनिश करना है। तो क्षति, अक्षमता और दिव्यांगता के बारे में जानेंगे, उसके क्या क्या वो है मॉडल्स हैं उसके बारे में जानेंगे। चलिए तो देखते हैं, शुरू करते हैं, बोर्ड पे आते हैं, सीधे बोर्ड वर्क करेंगे। जिसको नहीं दिखेगा या जिसको कोई समस्या होगी वो हमको बता देगा। जिसको नहीं दिखेगा या जिसको समस्या होगी वो हमको बता देगा। चलिए तो सबसे पहले बात करेंगे हम ICIDH की। सबसे पहले बात करेंगे ICIDH की। मुझे थोड़ा ब्लर दिख रहा है, कि आप लोगों को भी ब्लर दिख रहा है क्या? मेरा चेहरा बराबर नहीं दिख रहा है? मेरा चेहरा थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्लियर है सर, परंतु क्या है, कैमरे की क्वालिटी ऐसी है ना, इसलिए दिख रहा होगा। ये आपने सही कहा कि कैमरे की क्वालिटी जितनी रहेगी उतना ही में होगा। हाँ चलिए तो शुरू करते हैं। फाइल दे दी हमने, शुरू करते हैं ICIDH के बारे में। सबसे पहले ICIDH के बारे में जानेंगे कि ICIDH क्या है। ICIDH क्या है उसके बारे में जानेंगे। ICIDH क्या है? तो ICIDH जो है एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन है। जब दिव्यांग लोगों को कि जब ये बात होने लगी कि दिव्यांग लोग किस कैटेगरी में आएंगे, कहाँ पे आएंगे, किस रूप में जाने जाएंगे और कैसे कैसे क्या दिव्यांगता क्या होती है, सब लोग उसी में मिक्सिंग खिचड़ी थी कि दिव्यांग भी होते हैं और जो है क्षति भी ऐसी होती है, क्षमता भी ऐसी होती है, तो सब कुछ खिचड़ी था। अब खिचड़ी को क्लियर करने के लिए, WHO ने क्लासिफिकेशन किया। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने एक क्लासिफिकेशन दिया 1980 में। उसने जो है एक क्लासिफिकेशन दिया 1980 में। 1980 में क्लासिफिकेशन दिया जिसका नाम रखा उन्होंने ICIDH। ICIDH का मतलब क्या कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन, मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन। क्या नाम रखा? तो नाम रखा इसका WHO ने। WHO ने एक क्लासिफिकेशन दिया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन लो, अब यहां से नहीं दिखा। इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ये उन्होंने जो है एक क्लासिफिकेशन दिया कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी एंड हैंडीकैप। ये उन्होंने क्लासिफिकेशन दिया और इस क्लासिफिकेशन में बताया कि क्या होती है इम्पेयरमेंट, क्या होता है डिसेबिलिटी और क्या होता है हैंडीकैप। इसको उन्होंने एक लीनियर डायग्राम में प्रस्तुत किया। इसको इन्होंने एक लीनियर डायग्राम में प्रस्तुत किया। वो लीनियर डायग्राम मतलब क्या कि लीनियर डायग्राम कुछ ऐसा था। उन्होंने कहा कि यह जो है यह कैसे आती है, इसको इन्होंने देने का काम किया। बोला ये लीनियर एक लाइन में चलती है, तो लाइन में चलती है तो पहला चलने का काम जो है, पहले रास्ते पर आता है, सबसे पहले आता है डिसीज, उसके बाद जो है आता है इंपेयरमेंट, उसके बाद आता है डिसेबिलिटी और उसके बाद लास्ट में आता है हैंडीकैप। ये उन्होंने देने का काम किया। इस तरह से उन्होंने बताया, कहा सबसे पहले जो है इंपेयरमेंट, सबसे पहले डिसीज,
डिसीज के बाद इम्पेयरमेंट, मार्कर वगैरह नहीं लाए थे वो? डिसीज इम्पेयरमेंट, उसके बाद आया डिसेबिलिटी, फिर दिया डिसेबिलिटी और उसके बाद आया लास्ट में दिया उन्होंने कहा कि हैंडीकैप। अब ये आता कैसे, इसके बारे में चर्चा हमने बहुत पहले कर दिया हुआ, फिर भी मैं बताता हूँ कि सबसे पहले किसी को होती है बीमारी, किसी को होती है बीमारी किसी भी रूप में हो सकती है। बीमारी जो है वह किसी भी रूप में हो सकती है। वह बीमारी जो है, मान लीजिए हम आज किसी वजह से, ये बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में जो है हम रोड पे जा रहे थे, रोड पे जाते जाते जो है हमको मतलब वहां पे धूल धक्कड़ से कोई आंख में कण में जो कुछ कण जो आंख में आकर के चले गए, तो हम जो है वो आंख की वजह से और उस धूल की वजह से पूरा सिर जो है भारी होने लगा और आंखें बिल्कुल लाल होने लगी। और हमने क्या किया, हमने उसमें इलाज नहीं किया, हमने कुछ दवाई नहीं खाई, और वो इलाज ना करने की वजह से आंखों को हमने पूरा रब किया, पूरा शरीर मस्तिष्क को जो है हमने पूरा उसका केयर नहीं किया और आंखों को खूब रब कर दिया। अब उसका असर जो है हमारी आंखों पर आ गया और वो धीरे धीरे हमारा बढ़ने लगा, हेडेक जो है, सिर दर्द भी बढ़ने लगा और आंखों में दर्द भी बढ़ने लगा। तो जो पहले हमारी आंखें बहुत अच्छी थी जो दिख रहा था, अब उन आंखों से धीरे धीरे कम होने लगा। कारण क्या था, एक वायु वातावरण, उस वायु वातावरण को हमने कंट्रोल नहीं किया, और कंट्रोल जो है हमें एक बीमारी का रूप ले ली, बीमारी का यानी आंख का और सिर दर्द का रूप ले ली। और उसकी वजह से हम जो है वो हुई पहले बीमारी की वजह से, उसकी वजह से जो है हमारा आंख देखने की जो पावर था वो धीरे धीरे कम होने लगा, यानी उसमें क्षति होने लगी। जो क्षमता थी पूरी, मतलब जो उसमें हमारा देखने का क्षमता था वो उसमें कम होने लगी, यानी उसमें क्षति होने लगी। आंखों के रेटिना में या आंखों की जो देखने की जो क्षमता है, जो देखने का अंग है, उस अंग में हमें क्षति हो गई। क्षति होने की वजह से क्या है, अब हम देख सकने में, जो पहले बहुत अच्छी तरह से देखते थे, अब वो देख सकने में अक्षम हो गए, तो उसे कहते हैं डिसेबिलिटी। फिर वही चीज जब डिसेबिलिटी जब बहुत लंबे पैमाने पर हो जाती है, यानी हमको देखने में पहले हम देख पाते थे, अब देखने में हम अक्षम है, और हम जो है चश्मा लगाते हैं या हम लोगों के बीच में जाते हैं तो हम बहुत कम देख पाते, तो लोगों ने हमको स्टिग्मेटाइज कर दिया, बोले तो ये तो देख नहीं पाते, तो अंधा है, देख नहीं पाते, अंधा है। तो वो चीज क्या हुई, वो हैंडीकैप। तो ऐसे ही सबसे पहले जो है वो बीमारी, कोई भी बीमारी जो है वो आती है, वो बीमारी आने का कारण क्या हो, जन्मजात भी हो सकती है और वह वातावरण के कारण भी हो सकती है। तो जन्मजात या वातावरण के कारण आई बीमारी को अगर हमने कंट्रोल नहीं किया, उसको प्रिवेंट नहीं किया, उसको रोका नहीं, तो उसकी वजह से हमारा कोई अंग प्रत्यंग या किसी प्रकार का हमें मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से कोई ना कोई हमारे में क्षति हो जाती है, और वो क्षति का कारण जो है आकर के आगे बनता है क्या, वो डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी से आगे जाकर के बनता है हैंडीकैप। तो इस तरह से ये अलग अलग रूपों में जो है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप ने जो है ये WHO ने इस प्रकार का एक क्लासिफिकेशन दिया, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन दिया 1980 में। उसमें ये जो है लीनियर डायग्राम उन्होंने समझाया, तो इस तरह से उन्होंने बताया एक मॉडल के रूप में। और इस मॉडल का नाम क्या रखा उन्होंने, इस मॉडल का नाम रखा लीनियर मॉडल। इस मॉडल का नाम रखा लाइनर मॉडल या लीनियर मॉडल। लाइनर मॉडल या लीनियर मॉडल, लाइन है ना, ये लाइन में जाता है, लाइनर कह सकते हैं इसको, लीनियर मॉडल कह सकते हैं, लीनियर मॉडल ऑफ डिसेबिलिटी। ये जो है मॉडल में नाम रखा ICIDH। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक एक को समझेंगे, क्या है इंपेयरमेंट, क्या है डिसेबिलिटी और क्या है हैंडीकैप, एक को समझेंगे, एक एक के बात को समझेंगे कि इंपेयरमेंट क्या होती है। अभी डिसीज के बारे में जान लिया कि बीमारी होती है, बीमारी जो है किसी प्रकार से हो सकती है। बीमारी जो है वो हमारे खान पान में या खान पान का व्यवस्थित ना होना, या फिर हमें लगातार जो है दवाओं का हम सेवन करें, या फिर जो है बाहरी वातावरण हो तो उस वजह से चिंता हो, या फिर हमारे अंगों में छिड़ता होने लगे और उस वजह से जो है हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगे, तो उस वजह से हमको क्या होती है, बीमारी होती है। और इसी बीमारी की वजह से हमें जो है वह हम आगे जाकर के हमारा कोई अंग प्रत्यंग क्षतिग्रस्त होता है, और क्षतिग्रस्त होने की वजह से हमें अक्षमता होती है, और अक्षमता होने की वजह से हम जो है उसी को आगे जाकर के डिसेबिलिटी का नाम लेते हैं। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम बात करेंगे यहाँ से बात करेंगे हम आगे। सबसे पहले बात करेंगे इंपेयरमेंट के बारे में। इंपेयरमेंट क्या है, सबसे पहले इसी ICIDH का पहला पार्ट इंपेयरमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि इंपेयरमेंट क्या होता है। चलिए जानते हैं कि इंपेयरमेंट क्या होता है।
इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट के बारे में समझते हैं कि इम्पेयरमेंट क्या है। इम्पेयरमेंट क्या है, हम इम्पेयरमेंट को पढ़ लेते हैं। इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट मतलब होता है क्षति। क्या होता है इसका मतलब? क्षति। इसे कहते हैं क्षति। क्षति मतलब क्या? क्षति को कह सकते हैं नुकसान। क्षति को कह सकते हैं नुकसान। अब नुकसान, मान लीजिए कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि जो है यह एक पेन है, यह पेन है, इस पेन की वजह से ये एक कारण बना। यह पेन है, इस पेन की वजह से हमने जो है, यह पेन नुकीलेदार है, नुकीलेदार हमको यहाँ पे लग गया, चोट में, यहाँ पे हाथ में चोट में लग गया। लगने की वजह से अब ये इसमें या कुछ धारदार हो सकता है या नुकीला हो सकता है। नुकीले की वजह से इसमें हो सकता है कि कुछ पॉइजन हो, या फिर ये टिटनस, ये इसके लोहा है तो लोहे की वजह से हमको टिटनस भी हो गया। ये लग गया, हमने इसका दवा इलाज नहीं किया तो हमको टिटनस हो गया। टिटनस जो है ये यहाँ पे लगने की वजह से इस टिटनस को, इसका पूरा असर जो है हमारे पूरे शरीर में हो गया, यानी यहाँ से मतलब इस पूरे हाथ में हो गया। अब हाथ में हो गया, पहले हम हाथ से पूरा काम कर पा रहे थे, अच्छी तरह से कर पा रहे थे, बस एक कारण था। ये कारण था, इसके यहाँ से लगने से हमको टिटनस हो गया। टिटनस ऐसी है क्या, एक उसको कह सकते हैं बीमारी, कह सकते हैं एक तरह की बीमारी। तो टिटनस हो गया। अब टिटनस यहाँ पे हमको हो गया फोड़ी फुंसी के रूप में। अब वो पूरा उसके अंदर पॉइजन हो गया, हमने इलाज नहीं किया, पॉइजन हो गया, वो पूरा पॉइजन जो है फैल गया, पूरा हाथ तक फैल गया। और ऐसा है कि यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यहाँ से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। डॉक्टर ने कहा कि भाई पॉइजन ज्यादा बढ़ रहा है, अगर हम आपके हाथ को यहाँ से काट देंगे, हाथ को अगर हम यहाँ से काट देंगे तो क्या होगा, ये पॉइजन आगे नहीं जा पाएगा, पॉइजन आगे नहीं जा पाएगा, तो इस हाथ को हम काट देते हैं। तो काटने पर ये यहाँ से यहाँ तक जो है कट गया। पहले हाथ बिल्कुल बराबर था, अभी अंग क्या हो गया, अंग जो है, अंग में क्षति हो गई, अंग में हमारे क्षति हो गई। ये हो गया दूसरा। मान लीजिए कि यही हम फिजिकली की बात करते हैं अभी, तो फिजिकल में हमको यहाँ पे किसी वजह से जो है वो ये इतना इलाका, मतलब यहाँ से यहाँ तक का भाग जो है, यहाँ से यहाँ तक भाग किसी जलने की वजह से या किसी वजह से ये इतना काम नहीं कर रहा है, किसी बीमारी की वजह से इतना काम नहीं कर रहा है, इतना भाग जो हमारा क्या हो गया, क्षतिग्रस्त हो गया, इतना भाग हमारा क्षतिग्रस्त हो गया। तो क्षतिग्रस्त होना कब होता है, जब हमें कोई बीमारी होती है। मान लीजिए कि एक और इलाज बताते हैं, ये भी कारण उसका, कि मान लीजिए कि हमें बुखार हुआ, बहुत तेज बुखार होने की वजह से हमारा जो है एक साइड का हेमिस्फीयर हमारा खराब हो गया, एक साइड का हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वह किसी वजह से हमारा डैमेज हो गया। तो लेफ्ट हेमिस्फीयर पहले बढ़िया था, अब वो अंग जो है वह बीमारी की वजह से वो लेफ्ट हेमिस्फीयर हमारा जो है वह डैमेज हुआ, वहां पे क्षतिग्रस्त हुई। तो क्षतिग्रस्त होने की वजह से अब हम क्या है, हम सोच नहीं पा रहे, हम कर नहीं पा रहे, हम उसको रिसिप्ट नहीं कर पा रहे, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, वो चीज में हमें तकलीफ हो रही है। या हम जो है लेफ्ट से होने की वजह राइट की चीजें जो है हम कर नहीं पा रहे हैं, तो हाथ नहीं उठा पा रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं, ये सब चीजें जो है वो क्षति होती है। ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल जो है आप ले सकते हैं। तो क्षतिग्रस्तता क्या होती है, क्षतिग्रस्तता के बारे में समझते हैं। तो क्षतिग्रस्तता जो है, यह अंग स्तर पर गड़बड़ी, किसी अंग स्तर पर गड़बड़ी को हम क्षति कहते हैं। किसी अंग स्तर पर गड़बड़ी, किसी अंग स्तर पर गड़बड़ी को क्षति कहते हैं। अगर अंग स्तर पर गड़बड़ी हुई, अंगों में गड़बड़ी हुई, तो उस अंग स्तर पर क्षति को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं जो है क्या, क्षति। अब क्षति जो है, क्षति कैसी हो सकती है, तो क्षति होने के लिए मनोवैज्ञानिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में, शारीरिक रूप में, मनोवैज्ञानिक रूप में, शारीरिक रूप में, या फिर अंग के रूप में, अंग के रूप में किसी भी जगह पे टेक्नो कॉमन, टेक्नो कॉमन, ये टेक्नो कॉमन कौन है, टेक्नो कॉमन कौन है, टेक्नो कॉमन आए कि निकल गए, टेक्नो कॉमन कौन है, जरा अपना नाम मुझे लिखिए, चैट बॉक्स में करिए तो।
टेक्नो कॉमन जी, किशन दान, तो नाम सही करो, नाम सही करो अपना, सही नाम से आया करो। चलिए, तो मनोवैज्ञानिक रूप में, यानी मैंने बताया कि ये बीमारी होने की वजह से हमारा ये पूरा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क जो है खराब हुआ है, लेफ्ट हेमिस्फीयर या राइट हेमिस्फीयर, लेफ्ट हेमिस्फीयर खराब हुआ या राइट हेमिस्फीयर खराब हुआ, तो उस खराब होने की वजह से, खराब होने की वजह से हम जो है वहां पे क्या है, हमें वहां पे तकलीफ हो रही है, हम सोच नहीं पा रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं, या हम काम नहीं कर पा रहे हैं, या हम वस्तुओं को उठा नहीं पा रहे हैं, रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो रेगुलेट ना कर पाने पे ये मस्तिष्क की क्षति होने की वजह से हम क्या है, काम नहीं कर पा रहे हैं। फिर शारीरिक क्षति, मैंने आपको बताया शारीरिक क्षति, यहाँ कोई लग गया तो शारीरिक क्षति। अंग, कोई अंग है, अंग जो है हमारा कट गया या अंग नहीं है, मान लीजिए ये अंग है, ये अंग हमारा, ये कान है, कान हमारा किसी वजह से निकल गया है, किसी वजह से निकल गया या है ही नहीं, है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कान है, ये एनाटॉमी है, ये एनाटॉमी नहीं है, या नाक है, नाक नहीं है, या ये मुंह, ये इतना नहीं है, या इतना हमारा ये क्षतिग्रस्त हो गया है, या हमारी आंख जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। इस क्षतिग्रस्तता होने की वजह से, या ये ना होने की वजह से, या इसमें कोई गड़बड़ी होने की वजह से, या ना होने की वजह से, या इसमें कोई गड़बड़ी होने की वजह से, जो कुछ भी हम पहले सक्षम था फिर हम उसको कर नहीं पा रहे, उसी को कहते हैं क्या, क्षति। पहले थी अब वो नहीं है। क्षति मतलब क्या, नुकसान। अब वो नुकसान पहले सही है, अब इसमें किसी न किसी रूप में बीमारी होने की वजह से नुकसान हो गया, तो नुकसान को कहते हैं क्या, क्षति। तो मनोवैज्ञानिक रूप में, शारीरिक रूप में, अंग के रूप में, अंग के रूप में लॉस होना, के रूप में लॉस, कमी होना, कमी होना, या एबनॉर्मल होना, असामान्य होना, या असामान्य होना, असामान्य होना क्षति कहलाता है। क्या, तो मनोवैज्ञानिक रूप में, शारीरिक रूप में, अंग के रूप में कमी होना या असामान्य होना, उसका असामान्य होना मतलब जैसे मैंने कहा कान, कान हमारा इतना बड़ा है, अब कान बिल्कुल इतना छोटा है, कान इतना छोटा है, तो अब यह कान बिल्कुल बंद है, तो एबनॉर्मल कान हुआ, हमारा कान जो है एबनॉर्मल। आंखें इतनी होनी चाहिए, आंखें इतनी होनी चाहिए, आंखें जो है वो बिल्कुल छोटी सी है, छोटी सी है और आंखें खुल नहीं रही है, तो क्या है, आंख एबनॉर्मल है, आंख एबनॉर्मल है। हाथ जो है, ये मस्तिष्क, मस्तिष्क जो है बिल्कुल बड़ा होना चाहिए, तो वहां पे हाइड्रोसिफेली या माइक्रोसिफेली, हाइड्रोसिफेली या माइक्रोसिफेली का रूप ले रहा है, तो एबनॉर्मल हो गया। नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल होने की वजह से भी क्या, हम जो है वो काम जो सारी सही रूप में कर सकते हैं वो नहीं कर सकते। तो वैसे ही ये उसका एबनॉर्मल होना या उसमें कमी होना, क्षति होना, नुकसान होना, वो सब कहलाता है क्या, क्षति। तो सब क्षति की कैटेगरी में आते हैं। वही बात करते हैं कि इसमें डब्ल्यूएचओ के अनुसार, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा, तो डब्ल्यूएचओ कहता है कि शारीरिक मानसिक कार्यात्मक निर्धारकों पर हुई गड़बड़ी, देखिए, ओके चलिए देख लेते हैं, दिखेगा ये डब्ल्यूएचओ, डब्ल्यूएचओ के अनुसार शारीरिक मानसिक, शारीरिक मानसिक एवं कार्यात्मक, शारीरिक मानसिक एवं कार्यात्मक, शारीरिक मानसिक एवं कार्यात्मक, शारीरिक मानसिक एवं कार्यात्मक गड़बड़ी, गड़बड़ी क्षति होती है, क्षति होती है। इसमें, इसमें क्षति कुछ सीमा तक, कुछ हद तक, कुछ सीमा तक, अथवा अथवा पूर्ण रूप से हो सकता है, इसे कहते हैं क्षति। जो हमारा अंग प्रत्यंग है, उस अंग प्रत्यंग में या तो कुछ सीमा तक हो सकता है गड़बड़ी हो, या फिर पूरी की पूरी गड़बड़ी हो सकती है, तो उसको माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर कह सकते हैं। मान लीजिए हाथ को किसी ने कहा कि हाथ को क्या पूरा काटना पड़ेगा, तो नहीं, उन्होंने कहा कि इतना ही काटना पड़ेगा, तो कुछ सीमा तक हुआ, ये कुछ सीमा तक हाथ को काटना हुआ, तो कुछ सीमा तक हाथ पूरा कट गया, यानी पूरी क्षति हो गई, ये कुछ सीमा तक हुआ ये पूरा। या फिर हमारा कह रहा है कि पैर को पूरा काटना है, तो पैर को पूरा काटना है, तो पैर का पूरा भाग कट गया, तो पूर्ण रूप से क्षति हो सकती है, या फिर थोड़ी क्षति हो सकती है। ये मस्तिष्क है, मस्तिष्क का आधा भाग ही क्षतिग्रस्त हुआ है,
पूरा भाग क्षतिग्रस्त नहीं हुआ तो आधा भाग भी हो सकता है, पूरा भाग भी हो सकता है। क्षतिग्रस्तता जो है वह शारीरिक रूप में, मानसिक रूप में या कार्यात्मक रूप में पूर्ण रूप से भी क्षति हो सकती है, या फिर वह आंशिक रूप से, या वह जो है वह कम रूप में भी कुछ सीमा तक भी हो सकती है। ये जो है ये क्या है, स्थायी और अस्थायी या पूर्ण रूप से हो सकता है। चलिए यहां से बात करते हैं, क्षति हो गया। अब यहां से बात करते हैं अक्षमता के बारे में। अक्षमता के बारे में बात करते हैं। क्षति हो गया, अब अक्षमता की चर्चा करते हैं कि अक्षमता क्या है। अक्षमता यानी डिसेबिलिटी। अक्षमता यानी डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। डिसेबिलिटी क्या है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो डिसेबिलिटी क्या है, तो डिसेबिलिटी वह है कि डिसेबिलिटी वह है कि एक व्यक्ति, सबसे पहले हमको डिसेबिलिटी को जानने पहले हमको एबिलिटी जानना पड़ेगा। वो क्षति हुई, अब क्षति की वजह से कोई व्यक्ति जो पहले काम को कर पा रहा था, पहले वह देख पा रहा था, पहले वह सुन पा रहा था, पहले वह काम को कर पा रहा था, पहले वह सोच पा रहा था, पहले वह सुन पा रहा था, सब कार्यों को कर पा रहा था, कार्यों को कर पा रहा था, अब वह उन्हीं कार्यों को कर नहीं पा रहा है। जो कार्य को करने में सक्षम था, पहले सक्षम था कार्य को करने में, अब वही कार्य को करने में अक्षम हो गया। अक्षम हो गया तो ये अक्षमता या बाधा या कमी, कमी जो उसके कार्यों में आती है उसी को कहते हैं क्या, उसी को कहते हैं अक्षमता। इसे कैसे कहेंगे, तो अक्षमता का संबंध, अक्षमता का संबंध व्यक्ति के कार्यकुशल, व्यक्ति के कार्यकुशल व्यवहार में परिलक्षित, व्यक्ति के कार्यकुशल में परिलक्षित होने वाले एकीकृत एवं मिश्रित गतिविधि है। एकीकृत एवं मिश्रित गतिविधि है यानी क्या, अक्षमता का संबंध व्यक्ति के कार्यकुशल व्यवहार में परिलक्षित होने वाले एकीकृत एवं मिश्रित गतिविधि है। यानी वह उस कार्य में करने में, वह या तो कार्य को करने में जो है वह किसी हद तक सक्षम नहीं है, किसी हद तक कार्य को करने में सक्षम नहीं है, वही कहलाएगा क्या, वह कहलाएगा अक्षमता। कोई भी व्यक्ति कार्य की कुशलता या उसके व्यवहार में वो परिलक्षित होता है क्या, अक्षमता उसके व्यक्ति के कार्यों में या उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है। वह या तो वह एकीकृत इंटीग्रेटेड रूप में हो सकता है या फिर वह मिक्स रूप में हो सकता है। यानी मिक्स रूप में क्या, या तो हो सकता है कि उसका हाथों पर काम करने में वो अक्षम हो, या फिर वो सोचने में अक्षम हो, या चलने में अक्षम हो, या हो सकता है कि उठाने चलने दोनों में अक्षम हो। तो ऐसे उसके कार्यों में परिलक्षित या उसके व्यवहार में परिलक्षित होता है कि वह सोच नहीं पा रहा है। व्यवहार क्या, तो व्यवहार सोच नहीं पा रहा है, व्यवहार वह कर नहीं पा रहा है। तो यह सब उसके अंदर में दिखाई पड़ता है। तो यह दिखाई पड़ता है। अब उसी को आगे जाकर के डिफाइन करते हैं, कि अगर कोई देख नहीं पा रहा है तो उसे कहेंगे विजुअली, अगर कोई सुन नहीं पा रहा है तो उसे कहेंगे हियरिंग, अगर कोई चल नहीं पा रहा है तो उसे कहेंगे लोकोमोटर, अगर कोई जो है वह सोच नहीं पा रहा है तो उसे कहेंगे इंटेलेक्चुअल, और वही कोई जो है खड़ा नहीं हो पा रहा है तो उसे कहेंगे सीपी, अगर वही कोई लिखने पढ़ने में है तो उसे कहेंगे कि लर्निंग। तो ये अलग अलग रूप में जैसा व्यवहार, जैसी उसकी कार्यकुशलता है, उसमें अगर अक्षमता होती है तो उस अक्षमता को उन्हीं नामों के आधार पर उसे जो है नामनक्लेचर देते हैं, उसी आधार पे नामकरण करते हैं। तो अक्षमता का संबंध व्यक्ति के कार्यकुशल व्यवहार में परिलक्षित होने वाले एकीकृत और मिश्रित गतिविधि से है। यहां और एक ले लेते हैं। अब यहां पे व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों
की श्रेणी से बाहर आ जाना, की श्रेणी से बाहर आ जाना, सामान्य कार्यों की श्रेणी से, यानी जो व्यक्ति द्वारा किए जाने वाला जो सामान्य कार्य उस श्रेणी से बाहर आ जाना, उस श्रेणी से बाहर आ जाना वो भी क्या कहलाता है, बाहर आ जाना या बाधा उत्पन्न होना, या बाधा उत्पन्न होना अक्षमता कहलाता है। यह भी क्या है, यह भी अक्षमता कहलाता है। अक्षमता का संबंध व्यक्ति के कार्य कुशल व्यवहार में परिलक्षित होने वाले एकीकृत एवं मिश्रित गतिविधि से है, ये हो गया। उसके बाद दूसरी बात कह रहा है कि व्यक्ति द्वारा किए जाने वाले सामान्य कार्यों की श्रेणी से बाहर आ जाना। जो एक सामान्य व्यक्ति काम कर रहा है वैसे एक व्यक्ति है जो उस कार्य को नहीं कर पा रहा है, उससे बाहर आ गया। यानी एक व्यक्ति है यहाँ पे, देखिएगा, चलिए यहाँ ले लेते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति है यहाँ पे, यह एक व्यक्ति है, यह व्यक्ति कार्य को कर पा रहा है, यह इस श्रेणी में है। यहाँ पे भी एक और व्यक्ति है, यह भी, ये दोनों एक काम को कर पा रहे हैं, ये दोनों एक काम को कर पा रहे हैं, किसी भी कार्य को ये दोनों व्यक्ति कर पा रहे हैं, ये भी कर पा रहा है और ये भी कर पा रहा है। अब ऐसी कोई कंडीशन आई कि जिसमें कि यह व्यक्ति बीमार हो गया, यह बीमार हो गया, और बीमार होने की वजह से इसके जो है ये हाथ, इसके ये वाले हाथ जो है ये क्षतिग्रस्त हो गए, ये वाला हाथ क्षतिग्रस्त हो गया। यानी मैंने यहाँ बनाया, अब ये इसको मैं क्षतिग्रस्त कर देता हूं। मान लीजिए यह जो है यहाँ पे क्षतिग्रस्त हो गया, ये वाला हाथ इसका क्षतिग्रस्त हो गया, और यह पैर भी इतना क्षतिग्रस्त हो गया। ये दो चीजें इसकी क्षतिग्रस्त हो गई, यानी यहाँ पे क्षतिग्रस्त आ गई और यहाँ पे क्षतिग्रस्त आ गई। अब ये जो काम को कर पा रहा था, ये चल भी पा रहा था, ये व्यक्ति चल भी पा रहे थे और ये व्यक्ति कर भी पा रहे थे। अब ये वाला व्यक्ति जो है ये चलने में थोड़ा सा अक्षम हो गया है और ये जो है काम करने में अक्षम हो गया, क्योंकि इसका ये वाला पैर और ये वाला हाथ दोनों जो है यहाँ पे प्रभावित हुआ है। तो प्रभावित हुआ है तो अब ये क्या हो गया, अब इस श्रेणी में जो इस काम को कर रहा था, इस श्रेणी से इसको निकाल करके कहा भैया आप तुम बाहर चले जाओ, अब यहाँ आ जाओ। इसको बाहर करके यहाँ कर दिया कि भाई आप अब काम को कर नहीं पाओगे, तो आप बाहर चले जाओ, बाहर चले जाओ। या फिर जो काम इसको दिया जाता था 100% दोनों काम करते थे, 100% काम करने के लिए तो 100% काम कर रहे थे। इसको कहा कि भाई आप 100% तो नहीं कर पाओगे, आपको 50% काम देते हैं। तो काम में क्या हुआ, काम में बाधा होने लगी, काम में बाधा होने लगी। जो एक पूरी लगन के साथ में, शिद्दत के साथ में काम कर रहे थे, अब ये लगन के साथ में, शिद्दत के साथ में काम नहीं कर पा रहा है। इसको किसी असिस्टिव डिवाइस की जरूरत पड़ रही है, इसको किसी उपकरण की जरूरत पड़ रही है, उपकरण की मदद से वह काम को कर पा रहा है, फिर भी उतना काम उतनी पोटेंशियलिटी के साथ में नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि इसके कार्य में ये जो अंग में क्षति हो गई है। अंग में क्षति होने की वजह से उसका असर कहां पे आया, उसके कार्यों पर, उसके कार्य करने की क्षमता पर आया। तो वही किए जाने वाले सामान्य कार्यों की श्रेणी से बाहर आ जाना, यानी सामान्य श्रेणी से उसे बाहर आ जाना, वही होती है क्या, उसे कहते हैं अक्षमता। चलिए आगे चलते हैं, यहां तो समझ में आ गया। अब मैंने एक बात बताया था कि आपको अगर अक्षमता के बारे में जानना है, अक्षमता के बारे में अगर जानना है तो वहां पे पहले सबसे पहले आपको क्षमता को जानना पड़ेगा। यानी अक्षमता को जानने के लिए क्षमता को जानना जरूरी है। अक्षमता को समझने के लिए क्षमता समझना जरूरी है। क्षमता समझना जरूरी है, यानी अक्षमता को समझने के लिए क्षमता को समझना जरूरी है। चलिए यहां तक हो गया, हमने यहां तक समझ लिया। अब आगे चलते यहां से दिव्यांगता के बारे में समझते हैं कि दिव्यांगता क्या है। अक्षमता के बारे में जान लिया, आईसीआईडीएस के बारे में जान लिया। इसके बाद हमने जो है वह हमने इम्पेयरमेंट के बारे में जाना, डिसीज के बारे में थोड़ी सी हमने बात कर ली, तो डिसीज जान लिया, फिर इम्पेयरमेंट के बारे में जान लिया, फिर हमने डिसेबिलिटी के बारे में जाना। अब हम यहाँ से समझते हैं क्या, यहाँ से समझते हैं हम हैंडीकैप। हैंडीकैप क्या है, चलिए अब यहाँ से हैंडीकैप को समझते हैं। अगर किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो हमसे जरूर पूछेगा, किसी को किसी प्रकार का कोई प्रश्न होगा तो हमसे जरूर पूछेगा। चलिए तो समझते हैं अब यहाँ से दिव्यांगता के बारे में। वैसे हैंडीकैप शब्द अब बंद कर दिया गया, हैंडीकैप की जगह पे पर्सन विद डिसेबिलिटी आ गया है।
हैंडीकैप की जगह पे पर्सन विद डिसेबिलिटी आ गया, तो हैंडीकैप शब्द जो है वो यहाँ से हमारे उसमें से निकाल दिया गया। तो हैंडीकैप शब्द कहना नहीं होता है, बट हमारे आईसीआईडीएच में ये शब्द है, तो हमको उसको जानना जरूरी है, उसको समझना जरूरी है कि आईसीआईडीएच में बात करी गई थी इसकी। तो हैंडीकैप क्या है? हैंडीकैप जो है, हैंडीकैप को समझ लेते हैं कि हैंडीकैप क्या है। हैंडीकैप को समझ लेते हैं। स्वास्थ्य अनुभव के संदर्भ में एक व्यक्ति के लिए क्षति, अक्षमता से उत्पन्न, क्षति अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में है। क्षति अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में, सीमा के रूप में है जो उस व्यक्ति की भूमिका, उस व्यक्ति की भूमिका की पूर्ति, उस व्यक्ति की भूमिका की पूर्ति में बाधा डालती है। में बाधा डालती है। ये क्या है? उसे कहेंगे क्या? उसे कहेंगे दिव्यांगता। अब चलिए समझ लेते हैं क्या है। एक व्यक्ति के लिए क्षति अक्षमता से उत्पन्न सीमा के रूप में, यानी अब यहाँ पे हमने कहा कि एक व्यक्ति, इसको एक उदाहरण के जरिए समझ लेते हैं। एक यहाँ पे व्यक्ति है, अब यह व्यक्ति है, यह व्यक्ति पहले बिल्कुल सामान्य था, पहले व्यक्ति सामान्य था, इसको किसी बीमारी की वजह से, इसके यहाँ पे, इसके मस्तिष्क में ये वाला भाग जो है, ये वाला भाग इसका क्षतिग्रस्त हुआ। क्षतिग्रस्त होने की वजह से, अब ये वाला क्षतिग्रस्त होने की वजह से ये सारे भाग जो है काम करना बंद हो गए, यानी काम कम किया। अब ये जो है किसी असिस्टिव डिवाइस के, सहायक उपकरण की वजह से चल रहा है, सहायक उपकरण लेकर के चल रहा है। अब सहायक उपकरण लेकर के चल रहा है, इसका मस्तिष्क भी जो है, या मेंटल लेवल है, ये भी पहले अच्छी तरह से काम करता था, अब अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। अब काम नहीं कर रहा है, तो अब जब ये समाज में आया, यहां से आकर के जब ये समाज में आया, तो इस समाज में जो रहने वाले लोग हैं, जितने भी लोग समाज में रहने वाले लोग हैं, ये सारे लोग, समाज में जो रहने वाले लोग हैं, ये सारे लोग जो है अब इसको स्वीकार नहीं रहे, कह रहे हैं कि भाई तुम्हारा ये हाथ पैर नहीं काम कर रहा है, तुम्हारा मस्तिष्क काम नहीं कर रहा, तो तुम तो यहाँ पे नहीं आ सकते हो, तुम तो भाई तुम दिव्यांग हो, तुम काम नहीं तुम कर नहीं पाओगे, तुम तो जो फिजिकली हो, तुम तो बैसाखी लेके चलते हो, और तुम्हारा दिमाग नहीं काम करता, तुम तो जो है मानसिक मंद हो। तो ऐसे पहले वही व्यक्ति सामान्य था, अब उसको ये पूरे समाज ने स्टिग्मेटाइज कर दिया, उसको नाम दे दिया कि भाई तुम तो क्या हो, तुम तो दिव्यांग हो। तो सामाजिक रूप से, उम्र के आधार पे, लिंग के आधार पे, सामाजिक परिप्रेक्ष्य के आधार पे जब व्यक्ति को एक नाम दे दिया जाता है कि नाम क्या, कि नाम तुम जो है वो श्रवणक्षम हो, नाम तुम उसको कह दिया जाए कि तुम श्रवण दिव्यांग हो, तुम जो है दृष्टि दिव्यांग हो, तुम फिजिकली इंपेयर्ड हो, ऐसे नाम जब दे दिया जाता है समाज के द्वारा, वो समाज क्या है, वो बड़ा टर्म है, ये बड़ा टर्म है, मोटा टर्म है, मोटा टर्म एक दिन में नहीं आता है। तो बड़ा टर्म जो है वह एक दिन में नहीं आता, उसके लिए बहुत मतलब कई बार वो समाज में जाता है, समाज उसको देखते कामों के आधार पर उसको वर्गीकृत करने लगता है। जब कामों के आधार पर वर्गीकृत कर देता है, वही कहलाती है क्या, वही दिव्यांगता कहलाती है। तो काम के आधार पे व्यक्ति को वर्गीकृत कर देना, उसको बांट देना, या उसको नॉमेनक्लेचर कर देना कि तुम दिव्यांग हो, तुम जो है शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, तुम मानसिक रूप से दिव्यांग हो, तुम या दृष्टिबाधित हो, तो ऐसे लोगों को कह देना। जब ये बात कहते हैं, यानी उसकी क्षति और अक्षमता के आधार पे उसकी सीमा निर्धारित कर देना, या उसकी भूमिका निर्धारित कर देना, या उसकी भूमिका की पूर्ति में बाधा डालना, ये सब दिव्यांगता कहलाती है। यह सब बातें दिव्यांगता कहलाती है। यानी क्षति जो है किसी अंग का नुकसान है, अक्षमता क्या है, क्षति के आधार पे होने वाला काम को न कर पाना, वह अक्षमता है। वह क्षति और अक्षमता जब बृहद रूप लेती है और समाज में जब जाती है, तो समाज में जाने पर जब व्यक्ति को नॉमेनक्लेचर किया जाता है, या व्यक्ति को बाधा डाला जाता है, तो बाधा ही क्या कहलाती है, वह बाधा ही दिव्यांगता कहलाती है। तो ये तो था दिव्यांगता के बारे में।
चलिए अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि दिव्यांगता शब्द, पहले तो यह विकलांग था, पहले दिव्यांग शब्द नहीं यूज होता था, पहले विकलांग शब्द यूज होता था। बट जब गवर्नमेंट आई, मोदी सरकार आई, तो मोदी सरकार में 27 दिसंबर 2015, मोदी सरकार 27 दिसंबर 2015 को 27 दिसंबर 2015 को मोदी जी ने अपने मन की बात में, अपने मन की बात रेडियो का कार्यक्रम मन की बात में कहा कि दिव्यांगों को, जो भी शारीरिक रूप से अशक्त लोग हैं या वो जो भी व्यक्ति हैं वो दिव्य क्षमता वाले हैं, तो दिव्य क्षमता वाले हैं तो उन्हें दिव्य क्षमता वालों को क्या कहा जाएगा, उन्हें जो है दिव्यांग कहा जाएगा। में कहा कि शारीरिक रूप से अक्षम, अब शारीरिक रूप से अक्षम का मतलब खाली वही फिजिकली नहीं, शारीरिक रूप से अक्षम जो है वह देख ना सकने वाले, सुन ना सकने वाले, सूंघ ना सकने वाले, ये जो भी है ये सभी शारीरिक रूप से अक्षम होते हैं। तो शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों में, शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों में दिव्य क्षमता होती है, दिव्य क्षमता होती है। अतः इन्हें विकलांग ना कहकर दिव्यांग शब्द दिया जाएगा, दिव्यांग शब्द से संबोधित किया जाएगा। तब से क्या, तब से जो है इन दिव्यांग जनों को जो पहले विकलांग शब्द यूज होता था, उन विकलांग लोगों को दिव्यांग शब्द से प्रयोग किया जाने लगा। और उनको जो है अभी सभी जितने संस्थान है या जितने भी टेक्नोलॉजी है या जितने भी पेपर वर्क है, जितनी भी जगह पे जहां भी है, उन सभी जगहों पे जो है विकलांग के शब्द की जगह पे दिव्यांग शब्द जो है वह इस्तेमाल होता है। तो क्या, अब हमने बात करी यहाँ पे विकलांग की, तो दिव्यांगता की बात कर ली। अब दिव्यांगता के बारे में के बाद हम बात करते हैं डिसेबिलिटी के कुछ मॉडल, डिसेबिलिटी के कुछ मॉडल की चर्चा कर लेते हैं। दिव्यांगता के जो मॉडल क्या क्या है, तो अब यहाँ पे दिव्यांग शब्द होगा हमारा हो गया, हमने यहाँ पे क्षति पढ़ लिया, अक्षमता पढ़ लिया, दिव्यांगता पढ़ लिया, ICIDH पढ़ लिया। अब यहाँ से कुछ मॉडल पढ़ लेते हैं के मॉडल है, दिव्यांगता के मॉडल है। दिव्यांगता को ही, अब यहाँ पे दिव्यांगता जो हैंडीकैप है, हैंडीकैप को दिव्यांगता की जगह पे पर्सन विद डिसेबिलिटी कहा गया। क्या कहा गया, हिंदी में तो दिव्यांग कहा गया, उसको अंग्रेजी में दिव्यांगता को जो है, पहले हैंडीकैप शब्द जहां पे हैंडीकैप शब्द था, जहां पे हैंडीकैप शब्द था, हैंडीकैप शब्द को हटा दिया गया। हैंडीकैप को कहा गया हैंडीकैप शब्द यूज नहीं करना है, इसकी जगह पे क्या करना है पर्सन विद डिसेबिलिटी, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। यह कहीं कहीं प्रश्न आता है कि उसकी जगह पे क्या प्रयोग किया जाता है, तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी प्रयोग होता है। क्या, हैंडीकैप, अगर कोई व्यक्ति हैंडीकैप है, जैसे मेंटली हैंडीकैप या फिजिकली हैंडीकैप या विजुअली हैंडीकैप या हियरिंग हैंडीकैप, तो विजुअली हैंडीकैप, हियरिंग हैंडीकैप, पहले संस्थानों के नाम भी ऐसे ही हुआ करते थे, संस्थानों के नाम भी ऐसे ही हुआ करते थे। कैसे, तो कहा जाता था NIOH, कहा जाता था NIVH, कहा जाता था NIMH, कहा जाता था NIHH, इस तरह से कहा जाता था, नाम इस तरह से होते थे। NIOH, इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया, NILD कर दिया गया है। NIVH का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, तो NIEPVD कर दिया गया है। अब NIMH का नाम क्या कर दिया गया है, तो NIMH का नाम कर दिया गया NIEPID कर दिया गया है। वहीं पे NIHH का नाम क्या कर दिया गया, तो इसका नाम कर दिया गया AY, पहले इसमें भी था AYJ, तो AYJ NISHD, देखिए हर जगह पे डी आया है, H को हटा दिया गया, H को यहाँ पे जो H था, H को हटा दिया गया, इन सारे H को हटा दिया गया, इस 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 H को हटा दिया। क्यों हटा दिया गया, क्योंकि हैंडीकैप शब्द जो है वह यूज नहीं करना है। हैंडीकैप शब्द जो है वह रूढ़िगत लगता है, वह स्टीरियोटाइप लगता है, वह जो है वह रूढ़िगत लगता है, स्टीरियोटाइप लगता है। तो इस रूढ़िगत और स्टीरियोटाइप के शब्द को क्या है, वह वहां पे हटाने की बात हुई, वहां पे उसको स्टिग्मेटाइज जो करने की बात होती है उसको हटाने की बात करी गई, वो प्रेजुडिस लगता है तो उसको हटाने की बात करी गई। तो अब यहाँ से हैंडीकैप, मोदी जी के मन की बात में
मोदी जी के मन की बात में 2015 में जो उन्होंने बात करी, उसमें जो है हैंडीकैप शब्द को हटा करके पर्सन विद डिसेबिलिटी किया गया, तो नाम बन गया क्या, एनआईओएस से एनआईएलडी बन गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब यहाँ पे बन गया, यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विजुअली हैंडीकैप था, उसकी जगह नाम बन गया क्या, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। पर्सन विद डिसेबिलिटी, देखिए पीवीडी, पर्सन विद, यहाँ पे विजुअल डिसेबिलिटी, यहाँ पे विजुअल, यहाँ पे वी है ना, तो पर्सन विद विजुअल डिसेबिलिटी, यहाँ पे विजुअल हो गया, यहाँ पे एनआईएमएस था, तो नेशनल ये था क्या, देखिए यहाँ पे, तो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप, तो यहाँ पे क्या कर दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंपावरमेंट ऑफ पर्सन विद इंटेलेक्चुअल, यहाँ पे आई की जगह पे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया गया। वहां पे देखिए यहाँ पे एनआईएचएस था, यहाँ पे एनआईएचएस की जगह पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी, स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी कर दिया गया। यहाँ हियरिंग हैंडीकैप था, हियरिंग हैंडीकैप की जगह पे कर दिया गया एसएचडी, स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी। तो वहां पे जो है नाम बदला गया, नाम बदला गया, क्यों बदला गया कि वह सब जो है वह रूढ़िगत नाम थे, वह प्रेजुडिस नाम थे, तो रूढ़िगत नाम और प्रेजुडिस नाम को, अन्यायी नाम को, उस नाम को बदल करके क्या कर दिया गया, यह नाम रख दिया गया। तो ये भी जो है वह याद करने की बात है। अब चलिए बात करते हैं, हम जो है बात करते हैं यहाँ से दिव्यांगता के मॉडल की, दिव्यांगता के मॉडल की बात करते हैं। इसके अलावा अभी नाम है 9 जो है संस्थान, अभी तक नेशनल इंस्टीट्यूट 9 बन गए हैं, तो उन 9 की चर्चा हम कभी आपके साथ में कर लेंगे इसके बाद लेक्चर में। चलिए यहां से बात करते हैं कुछ मॉडल्स की, डिसेबिलिटी के कुछ मॉडल है। मैं डिसेबिलिटी इसलिए लाया हूं क्योंकि आप कहेंगे कि हैंडीकैप था, तो हैंडीकैप से डिसेबिलिटी कैसे आ गया, तो हैंडीकैप शब्द जो है वहां पे हैंडीकैप शब्द यूज किया गया था कहां पे, आईसीआईडीएच में, तो आईसीआईडीएच में दिया हुआ, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि जो हैंडीकैप शब्द है वो ब्रॉड टर्म है, वह जो है एक सामाजिक टर्म है, वह कल्चरल टर्म है, बट कल्चरल टर्म है जो वो वहां पे प्रयोग होता है, उसको जो है समाज से निकालने के लिए, हटाने के लिए, उसको मोदी जी ने कहा कि हैंडीकैप शब्द नहीं यूज करना है, डिसेबिलिटी शब्द यूज करना है, इसलिए उसको निकाल करके एक आ गया। अब उसके कुछ मॉडल्स हैं, उस मॉडल्स की चर्चा कर लेते हैं, दिव्यांगता के मॉडल। मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी की चर्चा करते हैं। क्या है मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी, तो मॉडल्स ऑफ डिसेबिलिटी जो है कुल 4 है। कितने हैं, 4। तो पहला मॉडल, नहीं 5 है, पहला मॉडल है, दूसरा मॉडल है, तीसरा मॉडल है, चौथा मॉडल है और 5वां मॉडल है। कुल 5 मॉडल है, कुल 5 मॉडल है। 5 मॉडलों को समझते हैं। 5 मॉडल में पहला मॉडल है जिसको कहते हैं ट्रेडिशनल मॉडल, पहले मॉडल को कहते हैं ट्रेडिशनल मॉडल, ट्रेडिशनल मॉडल। दूसरा मॉडल जो है उसको कहते हैं चैरिटी मॉडल, चैरिटी मॉडल। और जो तीसरा मॉडल है इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं मेडिकल मॉडल। और जो चौथा मॉडल है इसको कहते हैं सोशल मॉडल। और जो 5वां मॉडल है उसको कहते हैं क्या, ह्यूमन राइट मॉडल, ह्यूमन राइट मॉडल। चलिए अब इनके बारे में समझ लेते हैं, थोड़े थोड़े रूपों में समझ लेते हैं कि क्या है, इनको थोड़े थोड़े रूपों में समझ लेते हैं कि यहीं पे हम समझ लेंगे, धीरे धीरे थोड़े थोड़े पॉइंट में समझ लेंगे कि क्या है, इसमें क्या बात करी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मॉडल। ये ट्रेडिशनल मॉडल क्या है इसको समझते हैं। तो ट्रेडिशनल मॉडल होता है मतलब परंपरागत मॉडल। परंपरागत मॉडल में वही कहते हैं कि लोग किसी के घर में कोई बच्चा पैदा हुआ, तो बच्चा पैदा हुआ यानी कि यहाँ पे अगर दिव्यांग बच्चा पैदा हुआ है तो हमारा घर पूरा कलंकित हो गया है, हमारा घर पूरा कलंकित हो गया है, हमारे घर में कोई शैतान का वास हो गया है, हमारे घर में कोई दैत्य आ गया है। ऐसी भावनाएं परंपरागत मॉडल होती थी कि हमारा पूरा घर जो है वो बेकार हो गया है, तो ऐसे दिव्यांग को ले जाओ, बाहर फेंकाओ, ले जाओ इसको गड्ढे में डालाओ, ले जाओ इसको जो है वो मार दो, या इसके छेद कर दो, या फिर इसको झाड़ फूक करवाओ। कि झाड़ फूक करवाने का काम, या फिर उसको जो है वो गड्ढे में फेंक आने का काम, या फिर उसको तुरंत ही मार देना ऐसा काम, या फिर उसको जंगल में छोड़ आना ऐसा काम, ये सारे काम जो है वो होते थे कौन से में, ये सब ट्रेडिशनल मॉडल में होते थे, जो बहुत पुराना था। अब वो धीरे धीरे लोगों का एटीट्यूड, लोगों का व्यू जो है वो बदला हुआ है। ये तो पहले मॉडल था, इसको कहते थे ट्रेडिशनल मॉडल। तो ट्रेडिशनल मॉडल में लोग इसको क्या समझते थे, इसको कहते थे विल ऑफ गॉड, यानी ये भगवान की क्या है, भगवान की देन है या भगवान की इच्छा है। इसको कहते थे, क्या कहते थे, इसको कहते थे भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा, भगवान की इच्छा कहते थे। और क्या कहते थे, तो इसको कहते थे जो है यह दैत्यों का दंड, मतलब यह दंड है,
दैत्य के रूप में दंड है, दैत्य के रूप में दंड है, इसको दैत्य के रूप में दंड भी मानते थे। और क्या मानते थे कि यह जो है यह मनुष्य के पुराने कर्मों का फल है, मनुष्य के कर्मों का फल है। ये सब मानते थे किसमें? ट्रेडिशनल मॉडल में मानते थे। ट्रेडिशनल मॉडल में मानते थे कि यह भगवान की इच्छा है, यह दैत्यों के रूप में दंड है, मनुष्य के कर्मों का यह फल है, तो मनुष्य के कर्मों का फल यह, इसको जानते थे। चलिए अब आगे बात करते हैं। चैरिटी मॉडल क्या है? चैरिटी मॉडल में क्या? दान की भावना। चैरिटी मॉडल को कहते हैं दान का मॉडल। तो दान का मॉडल यानी अगर कोई दिव्यांग बच्चा पैदा हुआ तो उसको दान दे दो। दान दो यानी उसको खाने पीने के लिए दे दो ताकि वो अपना जीवन सफर कर सके। वहां पे उसको 2 रुपए 4 रुपए दे दो। ऐसे लोग जो है वह देखते हैं कि आप लोग जो दिव्यांग होते हैं या किसी रूप से डिप्राइव्ड लोग होते हैं, वह जाकर के मंदिर में, मस्जिद में या फिर रोड के किनारे वह जो है वो भीख मांगते हैं, भीख मांग करके अपना जीवन करते हैं। तो लोग क्या करते हैं? उसको दे देते हैं कुछ। तो चैरिटी दे दो, लाओ भाई कुछ रुपए पैसे दे दो कि अपना जीवन यापन कर लेगा। ऐसे फिर बाद में आया, थोड़ा सा आगे बढ़ा तो चैरिटी मॉडल है। चैरिटी मॉडल है कि लोगों को थोड़ा, इनको भी चलो प्रमोट करो, ये लोग भी अपने भाग हैं, समाज के भाग है, तो इनको थोड़ा प्रमोट करो। तो चैरिटी मॉडल है, प्रमोट करने का मॉडल है। तो प्रमोट करने के मॉडल में यहाँ पे यह लोग, इनको कहा जाने लगा ये लोग यूजलेस है और ये लोग डिपेंडेंट रहते हैं। इनको कहा जाने लगा कि ये लोग यूजलेस हैं। चैरिटी मॉडल में कहा गया क्या? यूजलेस कहा गया, यूजलेस कहा गया या डिपेंडेंट कहा गया? यूजलेस कहा गया या डिपेंडेंट कहा गया कि ऐसे लोग, ऐसे जो दिव्यांग लोग हैं, ये लोग यूजलेस हैं या बेकार हैं और ये लोगों पर निर्भर रहते हैं। बेकार हैं, निर्भर रहते हैं। तो बेकार और निर्भर की बात करी गई। और क्या कहा गया? इनको कहा गया कि इनको दान, इनको जो है रुपए पैसे दे दीजिए, तो रुपए पैसे दे दीजिए तो ये जो है अपना काम करने लगेंगे। या बर्डन होते हैं, सोसाइटी पे बर्डन होते हैं, समाज पर बोझ, समाज पर बोझ के रूप में है। इन्हें चैरिटी मॉडल पर समाज के बोझ के रूप में जाना गया। यानी बोझ है तो बोझ चलो ढोना है, जब तक बोझ रहेगा तब तक इसको ढोना है। तो बोझ को ढोने के लिए लोग चैरिटी मॉडल लेके आए कि इसको जो है वह लेके जाना है। तो ये बातें जो है चैरिटी मॉडल में आई कि चैरिटी मॉडल में इनको दान देकर के इनको आगे बढ़ाना है। इनको कहा जाए क्या कि ये समाज के निचले तबके वाले हैं, समाज के सबसे निचले तबके के रूप में इनको जाना जाता है। समाज के सबसे निचले तबके, सबसे निचले तबके के रूप में जाना गया। तो ये था क्या? मेडिकल मॉडल। चलिए बात करते हैं, सॉरी चैरिटी मॉडल। अब यहां से बात करते हैं किसकी? मेडिकल मॉडल की। मेडिकल मॉडल में अब जैसे पहले ये था ट्रेडिशनल मॉडल, तो ट्रेडिशनल मॉडल से लोगों का ध्यान जो है आगे आया। चैरिटी मॉडल में आया कि लोग इनको थोड़ा स्वीकारने लगे, चलो पैसे देकर के इनको जो है रुपए पैसे देकर के आगे बढ़ाने लगे। फिर उसके बाद थोड़ा और आया कि चलो रुपए पैसे दे रहे हैं, इसको देखते हैं अगर इलाज करा देते तो क्या होता है। इलाज कराते हैं, आंख अगर खराब हुई, इसका जो हाथ खराब हुआ या इसका कान खराब हुआ, ये भीख मांग रहा है, तो भीख मांगने की वजह से हम इसको पैसे देकर के इसको बोझ मान करके करा रहे हैं। चलो इसको अगर हम इसका दवा करा दे, देखिए इलाज उपलब्ध है क्या? उपलब्ध है क्या? पहले इलाज उपलब्ध नहीं थे। जैसे जैसे साइंस आगे बढ़ा, जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, जैसे मेडिकल फील्ड आगे बढ़ा, तो ऐसे वैसे इन सभी चीजों के इलाज भी आने लगे, टेस्ट भी आने लगे। तो इलाज आने लगे, टेस्ट आने लगे। तो पहले टेस्ट महंगे होते थे, अब वो टेस्ट जब समाज में आने लगे तो टेस्ट थोड़े सस्ते हुए, तो लोगों तक भी पहुंचने लगी। गवर्नमेंट ने भी उस पर काम करना शुरू किया, फंड देना शुरू किया। तो फंड देना शुरू किया तो वैसे कान का इलाज होने लगा, आंखों का इलाज होने लगा, मस्तिष्क का इलाज होने लगा, जो डिसेबिलिटी उसके इलाज होने लगे, और उनके लिए मशीनें आने लगी, उनके लिए असिस्टिव डिवाइसें आने लगी। तो फिर तब आया क्या? मेडिकल मॉडल आया। मेडिकल मॉडल में क्या कहा गया? उनका इलाज कराओ, उनका इलाज कराओ, उनके लिए थेरेपी की व्यवस्था कराओ, उनके लिए जो है वो अपना उपकरण दो। तो उपकरण देकर के उनको समाज की मुख्यधारा में जोड़ो, समाज की मुख्यधारा में जोड़ो। तो वो सब मॉडल आया किसमें? तो वो मॉडल आया मेडिकल मॉडल में। मेडिकल मॉडल कहता है कि जहां जहां पे उनको समस्याएं हैं, जहां पे समस्या है, अगर वो कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो थेरेपी दो, अगर कम्युनिकेट नहीं करते हैं तो थेरेपी दो, अगर वह कहीं समस्या झेलते हैं तो उनको जो है ऐसी डिवाइस दो, अगर उनको किसी प्रकार की जरूरत है, किसी आवश्यकता की जरूरत है, तो आवश्यकता पूरा करो। पहले उनको पहचान करो, पहचान करना, आइडेंटिफाई करना, फिर उनको जो है इलाज करवाना, इलाज करके उनको दूर करवाना। तो इसमें बात करी गई किसकी? इसमें इलाज की बात करी गई, पहचान की बात करी गई, हस्तक्षेप की बात करी गई, पहचान इलाज की बात करी गई, पहचान की बात करी गई, हस्तक्षेप की बात करी गई, फिर प्रशिक्षण की बात करी गई, प्रशिक्षण की,
थेरेपी की बात करी गई और पुनर्वास की बात करी गई। किसमें? मेडिकल मॉडल में। मेडिकल मॉडल में इनको पहचान करना, उनको लिए इलाज करना, उनके लिए हस्तक्षेप करना, प्रशिक्षण करना, थेरेपी देना, पुनर्वास करना, ये सब बात करी गई किसमें? मेडिकल मॉडल में। बट इतना भी काफी नहीं था, इतना भी काफी नहीं था। जिन लोगों को जो जरूरत थी उनके हिसाब से उनको मशीनें देना, उनको उपकरण देना, ये सब कराया तो गया, इलाज करवाया गया, पहचान करवाया गया, हस्तक्षेप करवाया गया, ये सारी व्यवस्थाएं दी गई। बट इतना भी काफी नहीं था। मेडिकल दे तो दिया, बट उसको स्वीकार्यता नहीं थी समाज में। समाज में स्वीकार्यता नहीं थी, तो समाज में स्वीकार्यता के लिए क्या आया? फिर आया सोशल मॉडल। समाज में स्वीकार्यता बढ़ाने के लिए आया सोशल मॉडल। सोशल मॉडल कहा गया कि सोशल मॉडल में अभी इलाज से भी संभव नहीं था। इलाज तो करा दिया, दे दिया, रुपए पैसे दे दिए, सब कुछ दे दिया, वहां पे इलाज के लिए करवा दिया। अब इलाज से पूरा का पूरा चीजें जो है मिल नहीं पा रही थी, लोग उसको स्वीकार नहीं। इलाज चलो हो गया ना, दवा, घर में बैठो, बाहर नहीं जाना है। घर में बैठो तो घर में बैठ करके उसका उतना विकास नहीं होगा। घर में बैठ करके उसका उतना विकास नहीं होगा, तो उसको बाहर लेके जाने के लिए, समाज के साथ में जोड़ने के लिए, समाज के साथ में जोड़ने के लिए बात करी गई, सोशल मॉडल आया। सोशल मॉडल आया कि इसको समाज के साथ में जोड़ो। तो समाज के साथ में जोड़ने के लिए आई बात कि सबसे पहले तो क्या करना, समाज में आएगा तो दिव्यांग व्यक्ति को क्या करना है? वहां पे उपकरण लेके आना है। तो सबसे पहले तो एटीट्यूड चेंज करना है, लोगों का दृष्टिकोण, दृष्टिकोण चेंज करना, दृष्टिकोण बदलना आया। फिर जो है वह सुगम्य वातावरण बनाना, यानी एक्सेसिबल, एक्सेसिबल जो जगह है उनको एक्सेसिबल बनाना, व्यवस्थाएं देना। गवर्नमेंट ने व्यवसाय देना शुरू किया। गवर्नमेंट ने व्यवसाय देना शुरू किया कि चलो यहाँ पे जो है पब्लिक प्लेसेस है, चाहे वह हवाई जहाज हो, चाहे वह बस हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे ट्रेन हो, हर जगह पे इनके लिए समाज में व्यवस्था करी जाए। अगर कोई दिव्यांग व्यक्ति है, चाहे वह हियरिंग इंपेयरमेंट है, चाहे विजुअली इंपेयरमेंट है, चाहे वह फिजिकली इंपेयरमेंट है, चाहे इंटेलेक्चुअल डिसेबल है, तो उसको वहां तक पहुंचेगा कैसे? तो वहां पहुंचने के लिए जो एक्सेस कराने के लिए और सुगम्य बनाने के लिए, एक्सेस कराने के लिए और सुगम्य बनाने के लिए वह सुगम्य वातावरण बनाया गया। दृष्टिकोण बदला गया कि इनको स्वीकारते हैं, इनके लिए आरक्षण दिया गया कि इनको भी लेके आओ, इनको स्वीकारो। तो आरक्षण देने की बात, बदलने की बात, पढ़ाने की बात, ये सब जो है वह सोशल मॉडल में लेके आया गया। तो वहां पे उनकी ट्रांसपोर्टेशन की बात है, जहां पे वो पुअरली डिजाइन जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो खराब इंफ्रास्ट्रक्चर था, भौतिक वातावरण, उस भौतिक वातावरण को सुधारने की बात हुई। भौतिक वातावरण को सुधारने की बात। ये सब बातें जो है आई, जहां पे निगेटिव एटीट्यूड था, उन निगेटिव एटीट्यूड को बदलना कि लोगों को स्वीकार करो, समाज में लेके आओ। तो फिर उसके बाद में आया सोशल मॉडल की सोशल मॉडल में लोगों को अटैच किया गया। जो दिव्यांग व्यक्ति थे, जो दिव्यांग व्यक्ति किसी न किसी रूप में कटे हुए थे, मेडिकल मॉडल से घर में बैठे हुए थे लेकर के, वो उनका इलाज करा दिया जाता था। उनको जो समाज में जोड़ा गया, समाज में जोड़ने की बात हुई, इनको जब जोड़ेंगे तो मुख्य धारा में आएंगे, और मुख्य धारा में आएंगे तो अपनी बातों को कह पाएंगे, इनका भाषा का विकास होगा, संज्ञान का विकास होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ये भी हमारे देश के जो इकोनॉमी है, हमारे देश की जो जीडीपी है, उसमें ये अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएंगे। तो कंट्रीब्यूशन देने के लिए सोशल मॉडल लेके आया गया। जो समाज है उसने स्वीकारा, यूएनसीआरपी जो है उसने स्वीकारा। पीडब्ल्यूडी एक्ट में इन लोगों के लिए बातें करी गई, इन लोगों के लिए बातें करी गई, यह रोजगार ले सकते हैं, इनके लिए आरक्षण की बात करी गई, इनके लिए नॉन डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई, इनके लिए अलग से कोर्ट बनाने की बात करी गई, इनके लिए एजुकेशन की बात करी गई, इनके लिए दिव्यांगता कौन कौन सी है वो सब बनाने का काम किया गया। तो इनके लिए अलग से नियम कानून बनाया गया। फिर यूएनसीआरपीडी आया, यूएनसीआरपीडी में और भी जो है यूनाइटेड नेशंस पे मतलब यूनाइटेड लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे बात करी गई कि इनके लिए नियम कानून बनाए गए कि इनका अधिकार है, तो अधिकार है। तो अब अधिकारों को कैसे लिया जाए? तो अधिकारों को लिया जाए तो फिर आया क्या? ह्यूमन राइट मॉडल आया कि यूएनसीआरपीडी कहता है कि इनका अधिकार है। खाली बना दिया, लगा दिया, दृष्टिकोण बदल दिया, सुगम में बना दिया, बट पता क्या है, यहाँ तो आज बना तो दिया, बस में बना दिया कि इनकी सीट है, इनकी सीट पर वहां बैठने को मिलता है नहीं दिव्यांगजनों को। अब बना दिया रेलवे में, ट्रेन में बना दिया कि एक्सेसिबल, कि हाँ चलो इनके लिए एक अलग सा बोगी है, बट अलग से बोगी वहां पे बैठ करके कोई और ही जाता है, दिव्यांग लोग तो बाहर रहते हैं। तो ऐसी जगहों पे उनका राइट है, उनको राइट भाई उनको ही बैठना है, उनको हटाओ, वो खाली भले जाए। दिव्यांगों की सीट है तो दिव्यांग ही बैठेंगे, अगर नहीं है तो खाली जाएगी सीट। तो ये जो है उनका राइट है, और राइट को पूरा कराना। अगर कोई उनसे कहता है कि नहीं आपको नहीं मिलेगा, तो क्यों नहीं मिलेगा भाई? ये हमारा अधिकार है, हमको चाहिए, हमारा अधिकार है कि हमको आरक्षण चाहिए, हमारा अधिकार है कि हमको वहां बैठना है। तो फिर आया क्या? ह्यूमन राइट मॉडल आया। और ह्यूमन राइट मॉडल को यूनाइटेड नेशंस पे यूएनसीआरपीडी ने रिकमेंड किया। यूएनसीआरपीडी ने सारे देशों को बोला कि आप अपने अपनी जगह पे नियम कानून बनाइए। तो यूएनसीआरपीडी को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ आरपीडब्ल्यूडी बना।
तो यूएनसीआरपीडी खाली यहाँ पे सोशल मॉडल बना देना, समाज के साथ में जरूर जोड़ देना, बट समाज क्या कह रहा है, समाज में लाकर के जोड़ देना, तो बोला जाए ए भाई देखो ये तो कुछ नहीं कर पाता, समाज में जोड़ तो दिया, बट वहां पे उसकी निगेटिविटी भावना आ रही है, निगेटिविटी भावना आ रही है, तो निगेटिविटी भावना को दूर करना, तो दूर करने की भावना को लेकर के फिर आया क्या, ह्यूमन राइट मॉडल आया। अब ह्यूमन राइट मॉडल में जब यूएनसीआरपीडी ने कहा कि ऐसे दिव्यांगजनों को, जो दिव्यांगजन है यूएनसीआरपीडी ने कहा कि सभी का स्वागत करना है, सभी का स्वागत करना है, सभी का स्वागत करना है, सभी के लिए जो राइट्स हैं, जो मनुष्य के जो राइट है, जो ह्यूमन राइट है, वो सारे ह्यूमन राइट सभी को मिलने चाहिए। सभी अधिकार मिलने चाहिए, सभी अधिकार मिलने चाहिए। तो उसी को ध्यान रखते हुए यूएनसीआरपीडी के आधार पे फिर क्या आया, आरपीडब्ल्यूडी आया। आरपीडब्ल्यूडी और सारी बातें जो है डिफाइन कर दिया कि क्या कितना आरक्षण मिलेगा, कहाँ इनको क्या इनका अधिकार है, तो पढ़ने का अधिकार, इनका जो है आने जाने का अधिकार, ट्रांसपोर्टेशन का अधिकार, रोजगार का अधिकार, नॉन डिस्क्रिमिनेशन का अधिकार, सब चीजों पर जो है बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया, कितनी प्रकार की दिव्यांगताएं रहेंगी वो सब डिफाइन कर दिया गया। तो ये डिफाइन कर दिया गया ह्यूमन राइट मॉडल के तहत। ह्यूमन राइट मॉडल कहता है कि किसी भी दिव्यांग व्यक्ति को कहीं से किसी प्रकार से वंचित नहीं किया जाता है, उनके जो है उनके लिए पूरा यूनिवर्सल बनाया जाना चाहिए, ताकि वह दिव्यांग व्यक्ति यहाँ रहे, चाहे वह देश जो है विश्व के किसी भी कोने में रहे, वहां एक जैसा ही उसको माहौल मिल पाए, तो एक जैसा उसको चलने का, रहने का, उठने बैठने का सब एक जैसा यूनिवर्सल मॉडल बनाने की बात जो ह्यूमन राइट मॉडल में करी गई। तो ह्यूमन राइट मॉडल में क्या कहता है, एक बात और कहता है कि यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल राइट देना चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी और राइट सभी को, जो एक सामान्य व्यक्ति को जो मिल रहा है, यह जनरल है, तो ऐसे ही एक जो स्पेसिफिक व्यक्ति है, जो डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति है, इसको भी वही समान मिलना चाहिए, जो चीज इसको मिल रही है वही चीज को मिल रही है, दोनों को समान है, क्योंकि सभी क्या है, सभी ह्यूमन है, सभी दोनों ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, ये भी ह्यूमन है, तो इसका अधिकार जैसे इसका अधिकार है वैसे इसका भी अधिकार है, तो उस अधिकारों को पूरा का पूरा करवाना चाहिए। तो पूरा करवाने के लिए बात है क्या, ह्यूमन राइट मॉडल। तो ऐसे ये ट्रेडिशनल मॉडल, चैरिटी मॉडल, मेडिकल मॉडल, सोशल मॉडल और ह्यूमन राइट मॉडल, ये जो है विकसित हुआ, और इसी के आधार पे अब जो है हमारा रिसेंट में जो मॉडल चल रहा है, वो मॉडल जो है वो किसको फॉलो करवा रही है गवर्नमेंट, या किसको फॉलो करवा रही है जो यूनिवर्सल या रूप में, तो जो है ह्यूमन राइट को जो है फॉलो करवाया जा रहा है, और ये सारे दिव्यांग जो है वो दिव्यांग ह्यूमन राइट को लेकर के बिल्कुल सशक्त बन रहे हैं, बिल्कुल उनको इंपावर करने की बात हो रही है, इंपावर करने की बात जो है यहाँ पे चल रही है। तो ये हमने आपके सामने 5 मॉडल डिसेबिलिटी के प्रस्तुत किए। अब इसमें हर जगह पे जो भी खान पान है, रहन सहन, जितने भी जो है ह्यूमन राइट है, चाहे उनको कहीं वोट देने का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्र रूप में रहने का अधिकार हो, चाहे चलने फिरने का अधिकार हो, खाने पीने का अधिकार हो, पढ़ने का अधिकार हो, हर प्रकार का अधिकार जो एक सामान्य व्यक्ति को मिलता है वह यहाँ पे भी मिलना चाहिए, और इसको सुनिश्चित करवाने का काम स्टेट गवर्नमेंट, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, या वहां पे जो डिसेबिलिटी कमिश्नर है वो, या वहां पे जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो, जो भी दिव्यांग लोगों के लिए काम कर रहे हैं एनजीओ, सारे लोग मिलकर के दिव्यांगों के प्रति, उनको सशक्त बनाने के प्रति जो है उनके मॉडल के आधार पे काम कर रहे हैं। तो ये जो है 5 मॉडल मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं कि दिव्यांगता का सामाजिक निर्माण जो कि अलग अलग रूपों में लोगों ने इसको पहचाना, तो उसको भी दूर किया गया, ये ह्यूमन राइट मॉडल ने उसको दूर किया। चलिए तो वो समझ लेते हैं। दिव्यांगजनों के लिए जो लोगों के मन में पहले क्या सोच थी, लोग क्या समझते थे, तो उसके बारे में समझ लेते हैं, और उसका जो एटीट्यूड है बदलने का काम ह्यूमन राइट ने किया, आरपीडब्ल्यूडी ने किया, यूएनसीआरपीडी ने किया। चलिए तो समझ लेते हैं सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिसेबिलिटी। सोशल कंस्ट्रक्शंस ऑफ द डिसेबिलिटी क्या, तो दिव्यांगता का सामाजिक निर्माण।
दिव्यांगता का सामाजिक निर्माण। तो इसमें जो है दिव्यांग लोगों को अलग अलग गतिविधियों में शामिल तो किया गया। दिव्यांग इस सोशल कंस्ट्रक्शन में जो सामाजिक मॉडल मैंने बताया, उस सामाजिक मॉडल के तहत लोगों को, दिव्यांग लोगों को बुलाया तो गया कि आओ आपका वेलकम है, बट वहां पे उनको पूरा का पूरा अधिकार नहीं दिया गया, पूरा का पूरा अधिकार नहीं दिया गया। उनका जो है उनका आत्मसम्मान प्रभावित होने लगा। समाज में जोड़ा गया, परंतु उनके साथ भेदभाव जारी रहा। अब भेदभाव जारी कैसे रहा, तो किस किस रूप में जारी रहा, तो समाज उनको क्या क्या कह रहा था, तो समाज उनको जो है वह समाज उनको क्या कहता था, उनके अंदर जो है एक उभय वृत्ति दिखाई पड़ती थी, एम्बिवेलेंस, उभय वृत्ति दिखाई पड़ती थी कि यह जो है उनके अंदर से निकल करके आता था, ये दिव्यांग है, ये काम नहीं कर सकते हैं, दिव्यांग है, ये काम नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे हैं, तो ऐसे हैं। तो ये जो है वो एम्बिवेलेंस जो है, वो भाव उनके अंदर में निकल करके आता था। ये यही समझते थे कि ये तो देखो ये है, आ गए, चलो चलो ठीक है, आगे बट आपसे क्या होगा, आप कर पाओगे क्या, दौड़ पाओगे क्या, आप लिख पाओगे क्या, आप सोच पाओगे क्या। तो ऐसी भावनाएं उनको जो है ये चुभ कहते थे, जब दिव्यांग लोगों को यह जो है वो चुभता था। तो एक उभय वृत्ति यहाँ पे निकल करके आती थी कि ये जो मेन कॉमन जो चीज है, वो कॉमन चीज यहाँ से निकल करके आती थी कि लोग कहते थे, वो समझ लेते थे, भले उनके अंदर से वो एटीट्यूड जो है निकलता नहीं था, वो निगेटिव एटीट्यूड, वो निगेटिव भाव नहीं निकलता था कि दिव्यांग जन भी उतना काम कर सकते हैं। तो ये एक उभय वृत्ति निकल करके आई सोशल कंस्ट्रक्शन के रूप में। और क्या निकल के आया, स्टीरियोटाइपिंग, रूढ़िवादिता, स्टीरियोटाइपिंग, ये भी निकल के आया, ये स्टीरियोटाइपिंग भी निकल के आया कि क्या, कि लोग यही है, वो पुराने वाले ही थे ना, वो तुम यार पीछे तो दौड़ नहीं पाया, अभी क्या दौड़ोगे, वो पीछे तो कर नहीं पाया, अभी क्या करोगे, वो तुम तो समझ नहीं, तुम तो जो है साइन करते हो ना, साइन तो हमको नहीं आती भाई, तो फिर तुम नहीं यहाँ नहीं आओगे, तुम चल नहीं पाओगे तो तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम देख नहीं पाते तो तुम यहाँ नहीं आओगे। तो वो स्टीरियोटाइप जो रूढ़िवादिता है कि पहले ऐसा ही था, आज भी वैसा ही, नहीं भाई पहले उनको अवसर तो दो, अवसर दो, देखो करेंगे। उनके पास पहले मशीनें नहीं थी, पहले उनके पास उपकरण नहीं था, आज उपकरण हो गया, आप वो उपकरण से कर सकते हैं। पहले की सोच अलग थी, पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, अब वो कर रहे हैं, अब उनको पहले मौका तो दो। तो स्टीरियोटाइपिंग भी समाज में वह बना हुआ था। तो स्टीरियोटाइपिंग भी यह सोशल कंस्ट्रक्शन के रूप में ये शब्द, एक उभयवृत्ति वाला शब्द, एक स्टीरियोटाइपिंग शब्द, ये सब निकल करके आया हुआ था उस समय पे, जो कि ह्यूमन राइट बेस्ड ने इनको नकारा, इनको धीरे धीरे कम किया है। लोगों का एटीट्यूड जो है वो धीरे धीरे बदल रहा है। वही क्या, स्टिग्मेटाइज करना, गलत शब्द प्रयोग करना, स्टिग्मेटाइज करना, स्टिग्मेटाइज करना। स्टिग्मेटाइज मतलब क्या, कि बोलना कि तुम तो दिव्यांग हो, तुम गूंगे हो, तुम बहरे हो, ऐसे शब्दों से इस्तेमाल करना। तो समाज में यह भी भाव आया था, पहले कुछ समय पहले था, अभी भी जहाँ पे बहुत इतनी जागरूकता नहीं वहां पे है, बट अब धीरे धीरे ये सारे शब्द जो है वो निकल गए हैं। तो निकलने पे हर जगह पे दिव्यांगों का जो है स्वागत हो रहा है। तो दिव्यांगों को स्वागत होने के काम जितने भी सारे नेशनल इंस्टीट्यूट हैं, जितने भी सीआरसीज हैं, जितने भी आरसीज हैं, या जितने भी एनजीओज हैं जो काम कर रहे हैं इस फील्ड में, आरसीआई है, ये सब काम कर रहे हैं। तो ये सब जो है ये धीरे धीरे ऐसे शब्दों को निकालने का काम हटा रहे हैं समाज से। तो कोई भी समाज में गलत शब्द दिव्यांगों के लिए प्रयोग नहीं कर रहा। इवन दिव्यांग जन भी क्या है, दिव्यांग जन भी सशक्त हो चुके हैं, तो दिव्यांग भी अपने लिए काम कर रहे हैं। ये हो गया। अब वही भेदभाव, प्रिजुडिस, प्रिजुडिस की भावना, भेदभाव की भावना, भेदभाव की भावना भी जो है निकल के आई हुई थी। डिस्क्रिमिनेशन, तो डिस्क्रिमिनेशन की भावना भी निकल के आई हुई थी। तो डिस्क्रिमिनेशन की भावना को भी धीरे धीरे क्या हुआ, अब दूर किया जाने लगा। डिस्क्रिमिनेशन क्यों, कि उनके पढ़ाई के आधार पे, उनके सोच के आधार पे, उनके चलने के आधार पे वो डिस्क्रिमिनेशन, सामान्य लोगों से डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। वहीं इवन दिव्यांग लोगों में भी
कोई माइल्ड है, कोई मॉडरेट है, कोई सीवियर है, तो उनके आधार पर भी डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। इन सभी को दूर करने की जो है वह भावना धीरे धीरे ह्यूमन राइट बेस्ड मॉडल में यह आई है। जब से हमारा पीडब्ल्यूडी एक्ट बना है, जब से लोगों में और ज्यादा अवेयरनेस होने लगी है, जब से ज्यादा प्रोग्राम होने लगे हैं, सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम होने लगे हैं, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे दिव्यांग हो, चाहे समाज हो, सारे लोग जब से जागरूक होने लगे हैं, तब से इन सब चीजों में गिरावट आने लगी है, ये सब चीजों में कमी आने लगी है। लोग अब संस्कारी शब्द जो है वो इस्तेमाल करने लगे हैं, जो दिव्यांग शब्द है वो सब इस्तेमाल करने लगे हैं। तो ये सब चीजें जो है वो समाज में निकल करके आई। तो मैंने इसके बारे में आपको चर्चा करी। अब यहाँ बात कर लेते हैं कुछ जो है, कुछ पहचान कर लेते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दिव्यांग जनों के लिए वह सही नहीं थे और सही नहीं है, उनकी पहचान भी है, उसको दूर करने की बात जो है होती है। इसको कह सकते हैं प्रमुख खतरों की पहचान। कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि दिव्यांग जनों के लिए सही नहीं है, तो उनकी पहचान करिए। तो क्या क्या है? तो यहाँ पे जो लोगों के अंदर में, जो दिव्यांग लोगों के अंदर में, या फिर जो बाहर के लोगों में है, उनके अंदर में अंडरस्टैंडिंग की कमी है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, लोगों में क्या है, वह समझ की कमी है कि दिव्यांग लोग ऐसा कर सकते हैं, दिव्यांग लोग नहीं कर सकते हैं। तो दिव्यांग लोग क्या, उनके अंदर में इतनी कैपेसिटी है क्या? तो उसको जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग की कमी है, उतना अवेयरनेस नहीं है, उतना सेंसिटाइजेशन नहीं है। तो उसकी वजह से क्या है, लोग दिव्यांगों को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये भी जो है वो खतरा बनता है। अगर कमी, लोगों के पास समझ कम है, समझ नहीं है, तो क्या होगा, वह समझ भी कम, समझ भी क्या होगा, खतरा होगा। बोलते हैं ना, नीम हकीम खतरे जान। तो नीम हकीम खतरे जान, अगर कोई कम समझदार व्यक्ति जो भी इसमें काम करने लगा, तो भी क्या होगा, वह खतरा होने लगेगा। कोई छोटा सा जानने लगा और वो जो पूरा का पूरा दिव्यांग लोगों के लिए काम करने लगा, तो ऐसा भी नहीं है। वो पूरा अच्छी तरह से ट्रेन होना चाहिए, तभी वो दिव्यांग लोगों के बीच में काम कर सकता है। तो ऐसे लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कम समझ भी जो है खतरा बनती है। फिर क्या, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम। एडजस्टमेंट प्रॉब्लम, अगर आप दिव्यांगजनों के लिए स्कूल खोल रखे हैं, दिव्यांगजनों के लिए काम कर रहे हैं, तो आपको दिव्यांगजनों के साथ में, उनके साथ में एडजस्ट करना पड़ेगा कि उनकी आवश्यकताएं, उनकी नीड, उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपसे डिफर पड़ेंगे, वो आपसे भिन्न पड़ेंगे। आपकी सोच, आपकी स्टाइल, आपका खान पान और उनकी सोच, उनकी खान पान, उनकी स्टाइल में फर्क होगा। तो आपको उनके साथ में क्या करना पड़ेगा, आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए भी वहां जो है देखना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, ये भी एक जो है प्रॉब्लम देख करके आती है। उनको आइसोलेट करना, आइसोलेशन और सेग्रीगेशन, उनको अलग करना, अलग करने की भावना भी जो है कि अभी कि आप इनको अलग कर दिया, उनको अलग बैठा दिया, उनको अलग कर दिया, तो ऐसे अलग करेंगे तो आप इन दिव्यांग जनों के साथ में काम नहीं कर पाएंगे। तो ये भावना ये भी है। वहीं लैग बिहाइंड, इनको पीछे रखते हैं हमेशा, हमेशा क्या, पीछे पीछे रहो, हमेशा हमारे पीछे रहो। तो पीछे नहीं, उसको आगे करोगे, आगे करोगे तो लोग उसको जानेंगे, जब उसको आगे लेके आओगे तो जानेंगे। पेरेंट्स हो गया, पेरेंट्स क्या करता है, या उसके घर वाले क्या करते हैं, स्कूल वाले क्या करते हैं, या समाज वाले क्या करते हैं, अगर दिव्यांग बच्चा उसको पीछे, चलो पीछे रहो, हम तुम्हारा काम करा देते हैं, तुम्हारा काम करा देंगे, तुम नहीं हो। अगर भैया वो खुद अगर आगे आएगा तो अपने काम के प्रति जागरूक होगा, वो अपना खुद समझ पाएगा, उसको भला बुरा अच्छा खराब ये सब उसको पता चल पाएगा। तो उसको लैग बिहाइंड भी ये प्रकार की क्या है, वह ये मुश्किल है। तो लैग बिहाइंड भी नहीं करना। इनको एक्स्ट्रा बर्डन समझना, एक्स्ट्रा बर्डन समझना, एक्स्ट्रा बर्डन समझना या एक्स्ट्रा बर्डन की फीलिंग, यह भी जो है वो क्या है, यह भी एक खतरा है। यह भी एक खतरा है कि इनको हम एक्स्ट्रा बर्डन नहीं, हमारे पास ये जितनी भी डाइवर्सिटी के लोग हैं, इन सारे डाइवर्सिटी को हम एक रिसोर्स के रूप में समझें, सारी डाइवर्सिटी को एक रिसोर्स के रूप में समझेंगे, तो क्या होगा, ये बर्डन ही होंगे हमारे लिए, ये हमारे लिए अवसर होंगे। बर्डन ही हमारे लिए अवसर होंगे, ये भी हमारे लिए काम कर सकते हैं, रिसोर्स के रूप में काम कर सकते हैं। इनको रिसोर्स के रूप में लो, जैसा कर सकते हैं उनकी कैपेसिटी के आधार पर उनको काम दो, उनको काम बताओ, तो काम बताओगे तो भी काम करेंगे। तो ऑटोमेटिक अपने ऊपर भी जो है पगभर बनेंगे, या जो है सशक्त बनेंगे, और समाज के लिए भी सशक्तिकरण का काम करेंगे। तो इनको एक्स्ट्रा बर्डन काम करना जो समझते हैं लोग, वो भी क्या है, एक प्रकार का वह समस्या है। इनसिक्योरिटी, इन बच्चों के साथ में रहने के रूप में इनसिक्योरिटी फील करना, इनसिक्योरिटी यानी अपने को असहज मानना, असहज मानना। तो असहज मानने के रूप में भी यह जो है, यह भी क्या एक प्रकार का नुकसान है। यहाँ पे इंट्रोवर्ट नेचर,
अब दिव्यांगों में भी ये अक्सर आता है इंट्रोवर्ट नेचर। बच्चे जो है हमेशा अक्सर जो है इंट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। ये सारी पहचान जो है, ये सारे क्या है, ये इनके लिए पहचान है, ये इनके लिए समस्या है। इन समस्याओं को हमको क्या करना है, ये दिव्यांग जन के कारण, ये दिव्यांगों में भी और जो सामान्य इन दोनों में भी पहचान इसकी होती है। इनको दूर करना, दूर करके समाज के साथ में, दोनों के साथ में समान भाव, इक्विटी की भावना या इक्वल अपॉर्चुनिटी की भावना जो है इनके अंदर में देनी होगी। तब जाकर के हम इसको, दिव्यांगों को समाज में मुख्य धारा में जोड़ पाएंगे, इनको पूरा का पूरा जो ह्यूमन राइट मॉडल है वो दे पाएंगे। तो इसलिए इन सबकी पहचान करना। वही बात करते हैं कैसे सीखने की और सहभागिता की बाधा की पहचान करना, उनको कैसे दूर करेंगे उसकी पहचान कर लेते हैं। कुछ बाधाएं हैं, उन बाधाओं की पहचान करना। सीखने की बाधाओं की पहचान। सीखने की बाधा की पहचान। सीखने की बाधा की पहचान क्या हो सकती है वह, तो चलिए देख लेते हैं कि ऐसे बच्चे जो है वो कम्युनिकेट नहीं करें। अगर कम्युनिकेट नहीं करेंगे बच्चे तो क्या करेंगे, वो सीख नहीं पाएंगे। तो इनको कम्युनिकेशन करने के लिए बनाना। संप्रेषण में अक्षम, तो इनको सक्षम बनाना। जहां पे संप्रेषण करने में अक्षम है तो उनको सक्षम बनाना, या वह साइनेस है उनके अंदर में, बात नहीं कर पा रहे हैं तो उनको सक्षम बनाना कि भाई करो, थोड़ी बात करो बट करो। साइन में बात कर सकते हो करो, ब्रेन में ही बता सकते हो करो, बोल करके बता सकते हो करो, चाहे जैसे बता सकते हो वैसे करो, एक्सप्रेशन करके बता सकते हो, ड्राइंग करके बता सकते हो, बताओ, जैसे बता सकते हो वैसे बताओ। तो इनको प्रमोट करना, मोटिवेट करना, तुम कर सकते हो। वही क्या और कहां बाधा आती है, तो लैक ऑफ सपोर्ट की। सपोर्ट की कमी, सपोर्ट की कमी भी देखने को मिलती है। तो सपोर्ट की कमी कैसे देखने को मिलती है कि हाँ वहां पे असिस्टिव डिवाइस नहीं हो सकते हैं, उनके लिए जो है रुपए पैसे नहीं हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है एक्सेसिबिलिटी नहीं हो सकती है, या फिर उनको जो है गाइड करने वाला कोई नहीं है, उनको ट्रेन करने वाला कोई नहीं है, उनको रिहेबिलिटेट करने वाला कोई नहीं है। स्कीम्स तो है बट उनको वहां तक पहुंचने के लिए व्यवस्था नहीं है। तो यह सपोर्ट की कमी भी क्या हो सकती है, बाधा, और यह जो है बाधा हो सकती है उनकी लर्निंग में, या फिर उनके जो है या इन सब की पहचान करना उनकी सहभागिता में हो सकती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे निगेटिव अप्रोच। नकारात्मक धारणा, नकारात्मक धारणा, निगेटिव एटीट्यूड या नकारात्मक धारणा की बात कर सकते हैं कि ये बच्चे कर नहीं सकते हैं, कर नहीं सकते हैं। ये भी एक प्रकार की क्या है, बाधा। इस बाधा को दूर करना, दूर कर देंगे तो क्या होगा, इन बच्चों को हम सीखने में और सहभाग करने में हम जो इनको जोड़ सकते हैं, सीखने में और सहभाग करने में इनको जोड़ सकते हैं, ताकि ये पूरा अच्छी तरह से अपनी पोटेंशियल के आधार पर कर सके। जो है वह पुअर डिजाइन, यानी खराब तरीके से निर्मित भवन, खराब तरीके से निर्मित भवन। अब वहां पे कोई जो दिव्यांग व्यक्ति है, वहां पे ना तो रैंप है, ना तो वहां पे लिफ्ट है, ना तो वहां पे जो है वह सीढ़ियां ढंग की हैं, या ना तो वहां पे जो है वह साफ सफाई है, ना तो वहां पे एक्सेसिबिलिटी पूरी है, ना तो वहां पे पानी तक पहुंच है, ना तो वहां टॉयलेट तक पहुंच है। तो ऐसे बच्चे जो है वहां पे, चाहे वह फिजिकली रूप से इम्पेयर्ड हो, चाहे हियरिंग रूप से इम्पेयर्ड हो, चाहे वह विजुअली इम्पेयर्ड हो, ये वहां पे पहुंच नहीं पाएंगे। वहां पे ब्रेन में कोई साइनेस नहीं है, वहां पे साइन में कोई चीज नहीं दिख रही है, वहां पे जो है बाधा मुक्त वातावरण नहीं हो सकता है, या वहां पे जो है एक्सेसिबिलिटी नहीं हो सकती है, वहां पे साउंड प्रूफ जो है वह व्यवस्था नहीं हो सकती है, वहां पे ये सब जो है नॉइज से भरा होगा, तो बच्चे वहां पे आ नहीं पाएंगे, वहां पे सीख नहीं पाएंगे। तो खराब तरीके से निर्मित जो भवन है वह भी क्या करता है, यहाँ पे वह बाधा पहुंचाता है बच्चों के सीखने में। फंड की कमी, फंड की भी कमी जो है वह क्या करती है, यह बाधा पहुंचाती है। वित्त की कमी, वित्त की कमी भी बाधा पहुंचाती है। अगर वित्त कम होगा तो इन सभी के लिए व्यवस्था करने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे नहीं होंगे, या उसको मेंटेनेंस करने के लिए वहां पे जरूरत पड़ेगी, वहां पे उसको साफ सफाई करने के लिए, वहां तक पहुंच बनाने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत पड़ेगी। तो ह्यूमन रिसोर्स भी ना होना, वो भी जो है वह यहाँ पे आएगा। लोगों की समझ की कमी, लोगों की समझ की कमी,
यह भी दिखाई पड़ती है कि लोग समझ नहीं पाते हैं, तो ये अभी क्या है, बच्चों की लर्निंग में बाधा पहुंचाती है। वहां पे सामाजिक रूप से भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, सामाजिक भेदभाव ही क्या करता है, वहां पे वह लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है। सामाजिक भेदभाव ही, इमोशनल प्रॉब्लम, सामूहिक समस्या कि अपने बच्चे को कैसे छोड़ेंगे, हमारा दिव्यांग बच्चा वहां कैसे जाएगा, वो कर नहीं पाएगा, वह नहीं कर पाएगा। तो ज्यादा इमोशंस हो जाना, बच्चे के प्रति ज्यादा लगाव भी हो जाना, वह भी उसके लिए क्या है, वह लर्निंग करने में बाधा पहुंचाएगा। तो कि हमारा बच्चा ज्यादा, उसको ज्यादा भी मतलब इनसिक्योर फील कर लेना कि बच्चा वहां जाएगा तो कैसे करेगा, हम नहीं रहेंगे तो कैसे करेगा। नहीं, आप नहीं रहोगे तो बच्चा को पहले करने तो दो। तो ये चीज भावना उनके अंदर में विकसित करना। तो ये सब सारी व्यवसाय जो है, ये क्या है, यह बाधाएं हैं। इन बाधाओं को पहचान करना और पहचान करके दूर करना, दूर करने की हर संभव कोशिश करना। ज्यादा अगर आपके पास बहुत ज्यादा रिसोर्स नहीं है, तो जितने रिसोर्स हैं उन रिसोर्सेज में भी आप इस तरह का वातावरण क्रिएट कर सकते हैं कि दिव्यांग बच्चे भी वहां पढ़ सके और वो भी उनका वेलकम कर सके, उनके लिए भी ये सारी सुविधाएं मिल सके। ये सब चीजें थी क्या, व्यवसाय। तो आज हमने आपके लिए क्या क्या मैंने समझाया हुआ है। तो आपको मैंने ICIDH बताया, फिर मैंने आपको जो है डिसीज बताया, इंपेयरमेंट बताया, डिसेबिलिटी बताया, हैंडीकैप बताया, फिर मैंने आपको मॉडल्स बताए। तो मॉडल्स में मैंने आपको ट्रेडिशनल मॉडल बताया, और उसके बाद चैरिटी मॉडल बताया, मेडिकल मॉडल बताया, सोशल मॉडल बताया। सोशल मॉडल बताने के बाद फिर मैंने आपको ह्यूमन राइट मॉडल बताया। फिर मैंने आपको समझाया कि इन बच्चों की पहचान कैसे कर सकते हैं, कि जो जो बैरियर्स हैं वो बैरियर्स को कैसे कर सकते हैं, जो जो थ्रेट्स हैं उन थ्रेट्स को कैसे पहचान सकते हैं, बैरियर्स को कैसे पहचान सकते हैं, वो दूर कैसे उसको कर सकते हैं। इन सब के बारे में मैंने आपके सामने चर्चा करी। तो आज का जो यहाँ पे इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का जो चैप्टर था, जो लेसन था, वो यहाँ पे समाप्त होता है। चलिए यहाँ से कुछ ले लेते हैं प्रश्न, प्रश्नों पे आते हैं। इन्हीं से संबंधित कुछ प्रश्न ले लेते हैं, फिर हम कल चर्चा करेंगे एक किसी पर्टिकुलर डिसेबिलिटी पे, और पर्टिकुलर डिसेबिलिटी को के बारे में समझेंगे। अभी यहाँ से दो लेसन या दो लेक्चर, 3 लेक्चर, ज्यादा 3 लेक्चर होगा, जिसमें कि मैं कोशिश करूंगा कि जितनी 21 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं वह छोटे छोटे बहुत शॉर्ट में एक दिन में 2 से 3 डिसेबिलिटी खत्म कर दूंगा, तो आपका पूरा का पूरा जो है वो खत्म हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से अब चलते हैं, कुछ प्रश्न ले लेते हैं आपके सामने। चलिए, प्रश्नों के लिए तैयार रहिए सभी लोग। अगर किसी को कोई प्रश्न होंगे, इतना जितना मैंने पढ़ाया है तो हमसे वो पूछ सकता है, अगर किसी को कोई प्रश्न होंगे तो। चलिए, जितना मैंने बताया है उसमें अगर कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ सकता है। चलिए, चलिए, तो सभी लोग तैयार हैं? सभी लोग तैयार हैं? चैट प्रश्नों के लिए तैयार है सभी लोग? ओके, चलिए, तो पहला प्रश्न लेते हैं यहाँ से। पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरह से, बहुत बढ़िया। चलिए, पहला प्रश्न है, निम्न में से किनको वस्तु उठाने में कठिनाई होती है? निम्न में से किसको वस्तु उठाने में कठिनाई होती है? शारीरिक दिव्यांगजन को, बौद्धिक रूप से दिव्यांगजन को, दृष्टि अक्षम जन को, या श्रवण अक्षम जन को? एक 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 राइट आंसर, बिल्कुल एक यहाँ पे सही जवाब होगा क्या, कि शारीरिक रूप से दिव्यांगजन को वस्तु को उठाने में समस्या होती है।
शारीरिक रूप से दिव्यांगजन को वस्तु को उठाने में समस्या होती है, यह जवाब नहीं होगा। तीसरा भी जवाब दृष्टिक्षम को भी नहीं होगा और श्रवणक्षम को भी नहीं होगा। वस्तु को उठाने में किसको समस्या होगी? वस्तु को उठाने में शारीरिक रूप से दिव्यांगजन व्यक्ति को होगी। चलिए, बहुत बढ़िया। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न आ रहा है आपकी स्क्रीन पे। आईसीआईडीएच आया किस वर्ष में? आईसीआईडीएच आया कौन से वर्ष में? 1990 में, 1980 में, 1982 में, 1983 में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कब आया? 1980 में। सही बात है। मनीष, दौलत, उषा कुमारी, जगदीश, 1980 में। दो इसका राइट आंसर है, 2। 1990 में नहीं आया, 1982 में नहीं आया, 1983 में नहीं आया। तो कब आया? 1980 में। चलिए, तीसरा प्रश्न लेते हैं। तीसरा प्रश्न है कि विकलांगजनों को दिव्यांगजनों शब्द का प्रयोग करना कब आया? विकलांगजनों को दिव्यांग शब्द का प्रयोग करना कब आया? 27 दिसंबर 2015 को, 27 जनवरी 2016 को, 26 दिसंबर 2015 को या 26 जनवरी 2016 को? सही बात है। कब आया? तो 27 दिसंबर 2015 को मोदी जी ने अपने मन की बात में बताया कि दिव्यांगजनों को विकलांग जो शब्द है उसकी जगह पे मात्र और मात्र दिव्यांगजन शब्द ही प्रयोग करना है। तो कब आया? पहला आया। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सी निःशक्तता नहीं है? कौन सी निःशक्तता नहीं है? तो लेखन निःशक्तता, दृष्टि निःशक्तता, श्रवण निःशक्तता या चरण निःशक्तता। कौन सी निःशक्तता नहीं है? इसको हम निःशक्तता नहीं कहेंगे। डिसेबिलिटी, इंपेयरमेंट किसको नहीं कहेंगे? किसको इंपेयरमेंट नहीं कहेंगे? किसको इंपेयरमेंट नहीं कहेंगे? जवाब एक 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 एक। तो यहाँ पे दृष्टि निःशक्तता होगी, दृष्टि में, श्रवण में होगी, चरण में होगी, यहाँ पे लेखन में नहीं होगी। हम इंपेयरमेंट किसको कहेंगे? तो इंपेयरमेंट जहाँ पे फिजिकली रूप से और मानसिक रूप से, फिजिकली रूप से, मानसिक रूप में और अंग रूप में अगर कोई क्षति होती है तो उसे कहेंगे वह। लेखन में अगर वह लेखन नहीं कर पा रहा है तो लेखन निःशक्तता नहीं होती है। यहाँ पे एक इसका जवाब होगा, एक। चलिए आगे चलते हैं। अब आगे कह रहा है, क्या उम्र बढ़ने के साथ साथ बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति सामान्य हो जाते हैं? उम्र बढ़ने के साथ साथ में बौद्धिक दिव्यांग यानी इंटेलेक्चुअल डिसेबल व्यक्ति सामान्य हो जाते हैं? बिल्कुल सामान्य जैसा। हाँ, नहीं, शायद ही, कभी नहीं। कभी नहीं। मनीष पटेल, शायद ही, कभी नहीं। यहाँ पे जवाब होगा नहीं। यहाँ पे जवाब होगा नहीं। बस नहीं ही जवाब देना, हाँ नहीं। तो है शायद ही, कभी नहीं। इन दोनों में से जवाब जो है वह बहुत ही डीप हो जाएगा। यहाँ पे जवाब होगा क्या? नहीं। नहीं, यहाँ पे जवाब होगा कि नहीं। क्या उम्र बढ़ने के साथ में बौद्धिक दिव्यांग व्यक्ति सामान्य हो जाते हैं? कभी नहीं की बात नहीं कर सकते हैं, शायद ही नहीं कर सकते हैं। नहीं, नहीं जो है नहीं होगा जवाब इसका, नहीं। चलिए आगे चलते हैं। क्या यह सत्य है कि दिव्यांगता कर्मों का फल है? इसके बारे में कुछ भी नहीं किया जा सकता है। हाँ, नहीं, शायद ही, कभी नहीं। नहीं, यह सत्य नहीं है कि दिव्यांगता कर्मों का फल है। इसके बारे में कुछ नहीं किया जा सकता है। इनके बारे में किया जा सकता है। यह कर्मों का फल नहीं होता है। इनके लिए असिस्टिव डिवाइस दिया जा सकता है, इनके लिए जो है व्यवसाय करी जा सकती है, इनके लिए पुनर्वसन की व्यवस्था करी जा सकती है। ये सब करा जा सकता है। नहीं, जवाब होगा नहीं। चलिए सातवां प्रश्न लेते हैं। सातवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। एक दिव्यांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? उसकी दिव्यांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, या फिर अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, या फिर सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, या फिर सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ में बात करनी चाहिए, चर्चा करनी चाहिए? क्या होगा राइट आंसर? 4। जगदीश 4, श्रेणी 4, चालूदान 4। सही बात है। सहयोगी कोऑपरेटिव प्लान बनाने के लिए अभिभावकों के साथ में चर्चा करनी चाहिए, क्योंकि अकेले विद्यालय काम नहीं कर पाएगा। वहां पे पेरेंट्स की भी पूरी भागीदारी होनी होगी। खाली दिव्यांगता के अनुसार एक विशेष विद्यालय भेज देना ये जवाब नहीं होगा। छात्रों को दूर कर देना ये भी जवाब नहीं होगा। उनके लिए मात्र परीक्षा का संचालन कर देना ये भी नहीं होगा। उनके लिए क्या है, एक कोऑपरेटिव प्लान बनाना पड़ेगा कि उसमें पेरेंट्स भी शामिल हो, टीचर भी शामिल हो, विद्यालय भी शामिल हो, पीयर्स भी शामिल हो। तो कोऑपरेटिव प्लान के जरिए ही बच्चे को आगे पढ़ाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है ये आज 7 प्रश्नों की, इसका जो जवाब है वो 4 है। जवाब 4 है। तो आज 7 प्रश्नों की श्रृंखला जो है यहाँ पे होती है समाप्त। तो इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का जो कॉन्सेप्ट था वो भी आज यहाँ पे होता है समाप्त। तो आप सभी लोग जो है इसको प्रैक्टिस करिएगा। जहां कहीं भी नहीं समझ में आएगा तो हमको चैट बॉक्स में लिखिएगा।
थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइएगा। थैंक यू सो मच।